हेलो स्टूडेंट्स, आज ये क्लास करेंगे हम भारतीय संविधान में वर्णित मूल अधिकार, नीति निर्देशकता और मौलिक कर्तव्य। ये पॉलिटी का अगर कोई भी सेक्शन है और उसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो एक मेजर रोल प्ले करते हैं किसी भी एग्जाम में। इनमें से हर दूसरी शिफ्ट में, हर किसी शिफ्ट में कोई ना कोई क्वेश्चन एक देखने को मिलता है। मौलिक अधिकार इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नीति निर्देशकता भी इम्पोर्टेंट है और मौलिक कर्तव्य में से भी एक दो बार कई बार क्वेश्चन बनने को देखने को मिलता है। तो आज हम इनके बारे में फुल जानकारी लेंगे और इनके याद करने का तरीका बताएंगे ट्रिक के द्वारा, और इनके माध्यम से कुछ क्वेश्चन भी बताएंगे। चलिए अब क्लास शुरू करते हैं। मौलिक अधिकार, इनको भारतीय संविधान के भाग 3 में दर्शाया गया है। भाग 3 में मौलिक अधिकार, अधिकार क्या क्या होते हैं? अधिकार होते हैं प्राकृतिक अधिकार और विधिक अधिकार। प्राकृतिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जो व्यक्ति को जन्म के समय ही मिल जाते हैं, जो व्यक्ति को या किसी जानवर को भी जन्म के समय ही प्राप्त हो जाते हैं, उनको कहते हैं प्राकृतिक अधिकार। विधिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जिनको कानून के माध्यम से प्रदान किया जाता है, उनको विधिक अधिकार कहा जाता है। ठीक है, विधिक अधिकार में होते हैं नागरिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार और आर्थिक अधिकार। नागरिक अधिकार में होते हैं जीवन का अधिकार, समानता का अधिकार, वाक एवं अभिव्यक्ति का अधिकार। राजनीतिक अधिकारों में होते हैं मत देने का अधिकार, चुने जाने का अधिकार, राजनीतिक पदों पर नियुक्ति का अधिकार। आर्थिक अधिकारों में होता है काम करने का अधिकार, आराम का अधिकार, व्यवसाय का अधिकार। ये तो ये अधिकारों के बारे में एक बेसिक आउटलाइन। अब इनके बारे में जानकारी लेते हैं कि इनकी शुरुआत कहाँ से हुई और कैसे कैसे इनका इतिहास रहा और किस प्रकार इनमें प्रगति होती गई, किस प्रकार इनको संविधान में जोड़ा गया। तो 1215 में मैग्ना कार्टा ऑफ राइट्स आया। मैग्ना कार्टा ऑफ राइट्स, इसमें सर्वप्रथम अधिकारों के बारे में बात की गई, अधिकारों के बारे में। उसके बाद 1689 में इंग्लैंड में बिल ऑफ राइट्स आया। बिल ऑफ राइट्स जो पार्लियामेंट की शक्ति के लिए था, पार्लियामेंट्स की शक्ति के लिए। ये इनका इतिहास है, संवैधानिक इतिहास। उसके बाद 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपको बस वही बताए जाएंगे, जिसमें प्रथम बार जनता के लिए कोई शब्द प्रयुक्त हुए, जनता के लिए शब्द प्रयुक्त हुए, जिसमें थे स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व। ये 3 शब्द फ्रांस की क्रांति में प्रयुक्त हुए। उसके बाद 1791 में यूएस के, संयुक्त राज्य अमेरिका के में संविधान में 10वां संशोधन हुआ। 10वां संशोधन, प्रथम बार अधिकारों का जिक्र किया गया 10वां संशोधन करके 1789 में। तथा उसके बाद यूएन ने भी 1948 में मानव अधिकार आयोग बनाया, मानव अधिकार आयोग। उसके बाद भारत में 1993 में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना हुई और 10 दिसंबर को हर साल राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। ये तो ही मानव अधिकार के बारे में कुछ बेसिक बातें। अब इसको देखते हैं कि भारतीय संविधान में इनका वर्णन किस प्रकार किया गया है। मौलिक अधिकार संविधान में उल्लिखित अधिकार है, जो संविधान में उल्लेख किया गया है और उनको अमेरिका के संविधान से लिया गया है। संविधान द्वारा इनकी गारंटी और सुरक्षा प्रदान की गई है, मतलब ये न्यायोचित प्रकृति के है, न्यायोचित प्रकृति है इनकी। अगर इनका हनन होता है तो व्यक्ति न्यायालय में जा सकता है, इसका मतलब ये होता है न्यायालय में जा सकता है। ये असीमित नहीं है, क्योंकि इन पर युक्तियुक्त निर्बंधन, जैसे अभी आपको बता दिया जाएगा 19(2), 96 और 33 अनुच्छेद है ये, कि इन पे युक्तियुक्त निर्बंधन लगाया जा सकता है। असीमित नहीं है, सीमित अधिकार है। स्थायी अधिकार नहीं है, क्योंकि संसद द्वारा इनमें संशोधन किया जा सकता है। जैसे इंदिरा गांधी के समय में, इंदिरा गांधी की सरकार के समय में 24वां संशोधन किया गया था, ठीक है, जिसके द्वारा राजशाही पदों को समाप्त किया गया था। और संशोधन 13(4) किया गया था। कुछ अधिकार स्वतः लागू हो जाते हैं जन्म के समय, जैसे अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20। और कुछ अधिकारों को न्यायालय के माध्यम से लागू करना पड़ता है, जैसे अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24। अब इनको विस्तार से हम आने वाले
स्लाइड में बताएंगे। उसके लिए क्लास को पूरा देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। अधिकारों की घोषणा किस प्रकार की गई है? काम पाने का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, विरुद्ध शिक्षा का अधिकार और स्वास्थ्य सेवाएं। ठीक है। भारतीय संविधान में अधिकारों को इस प्रकार दो प्रकार से डिफाइन किया गया है। मौलिक अधिकार जिनको संरक्षण दिया गया। तेज बहादुर सप्रू की रिपोर्ट आई थी, सप्रू कमेटी 1945 में, सप्रू कमेटी, इनको संरक्षण दिया गया। और दूसरा राज्य के नीति निर्देशक तत्व, दोनों के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है। कुछ ऐसे अधिकार है मौलिक अधिकार जो अनुच्छेद, मौलिक अधिकारों को अनुच्छेद 12 से 35 में डिफाइन किया गया है, लेकिन इनसे अलग भी कुछ ऐसे अधिकार है जो अनुच्छेद 12 से 35 में नहीं है लेकिन मौलिक अधिकारों की श्रेणी में आते हैं, जिनमें संवैधानिक अधिकार, अधिकार अनुच्छेद 300 ए जिसको संपत्ति का अधिकार, अनुच्छेद 265 राज्य कोई भी कर बिना कानून के लागू नहीं कर सकता। अनुच्छेद 301 भारत में किसी भी व्यक्ति को कहीं भी व्यापार करने की स्वतंत्रता। ठीक है। और उसके बाद है विधिक अधिकार, अधिकार अनुच्छेद 326 मत देने का अधिकार। यह क्वेश्चन कई बार वन लाइनर एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा गया, मत देने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है। इसको पेन डाउन कर लेना है, नोट कर लेना है। चलिए मौलिक अधिकारों के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान में अनुच्छेद 12 से 35 में परिभाषित किया गया है। अब देखते हैं अनुच्छेद 12 में क्या बताया गया है। अनुच्छेद 12 में बताया गया है राज्य की परिभाषा। ये भारत है, इसको एक राज्य बताया गया है और उस राज्य में क्या क्या समाहित है उनकी परिभाषा बताई गई है। इसमें क्या क्या होगा? संघ की विधायिका और कार्यपालिका, राज्य की मतलब ये जितने भी राज्य हैं इन सब की विधायिका और कार्यपालिका, स्थानीय प्राधिकारी जैसे नगर पालिका, पंचायतें, डीएम, एसडीएम, ये सब भी राज्य के अंतर्गत शामिल है। और अन्य प्राधिकारी LIC, ONGC। इस प्रकार एक 1967 में केस हुआ, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ऑफ राजस्थान वर्सेज मदन लाल। इसके द्वारा अन्य प्राधिकारी जैसे LIC, ONGC इनको राज्य की परिभाषा के अंतर्गत शामिल किया गया। उसके अलग एक 1975 में भगत सिंह बनाम सुखदेव बनाम भगत राम केस भी हुआ था, उसमें भी इनको शामिल किया गया। अभी फिलहाल विवाद चल रहा है BCCI एक संवैधानिक संस्था है या नहीं है, इसको लेकर। अब इस पे देखते हैं जो भी निर्णय आएगा। ये हो गए राज्य के अंतर्गत संघ की विधायिका और कार्यपालिका, राज्य की विधायिका और कार्यपालिका, स्थानीय प्राधिकारी, नगर पालिका, पंचायतें, डीएम, एसडीएम और अन्य प्राधिकारी LIC, ONGC। अब इसके बाद देखते हैं अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 में क्या बताया गया है? स्वतंत्रता पूर्व की वे विधियां यदि मौलिक अधिकार का हनन करती हैं तो उस मात्रा तक शून्य होगी जहां वे मौलिक अधिकार का हनन करती है। सपोज कोई कानून है, जैसे समलैंगिकता विवाद है, तो समलैंगिकता विवाद में उस वे इससे शून्य होंगे बस जो इस कानून का जो व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन करते हैं, कि पूर्ण कानून शून्य होगा। तो इसको दो तरीके से हम देख सकते हैं, डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेबिलिटी मतलब पृथक्करण का सिद्धांत। ठीक है।
इसको इस प्रकार देखा जा सकता है, उन मात्राओं को हटा, उन चीजों को हटा दिया जाएगा बस जो मौलिक अधिकारों का हनन करती है। दूसरा पॉइंट, यदि राज्य कोई ऐसी विधि बनाता है जो मौलिक अधिकारों का हनन करती है तो पूर्णतः या भागतः समाप्त होंगी। यदि राज्य स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात ऐसी कोई विधि बनाता है जिनसे मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वह तो पूर्णतः या भागतः समाप्त कर दी जाएंगी। ठीक है, इसमें भी यही है, डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेबिलिटी और डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, आच्छादन का सिद्धांत, आच्छादन का सिद्धांत, या तो पूर्णतः या एक केस हुआ था आरटी एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2000 में, उसकी सेक्शन 66 से निरसित कर दिया गया। विवाद यह हुआ था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से संबंधित है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से संबंधित है। और महाराष्ट्र की 2 लड़कियों ने किसी नेता के खिलाफ कोई कमेंट किया था फेसबुक पे, उसके बाद इसको निरसित कर दिया गया, मतलब ये पूरा नहीं किया गया, इसकी एक धारा निरसित कर दी गई, तो ये इसको डिफाइन करता है। और विधि, इसमें 2 बार जिक्र आया विधि, ये सभी विधियां और ऐसी विधि। तो विधि शब्द की परिभाषा क्या बताई गई है? विधि शब्द की परिभाषा बताई गई है, कोई कार्यपालिका आदेश, मान लिया कोई संसद से कोई आदेश आता है, अध्यादेश, उपविधि, नियम, रूढ़ी या प्रथा, विधियां लिखित रूप में होनी चाहिए। ये कोई कार्यपालिका आदेश हो, अध्यादेश हो, उपविधियों, नियमों, रूढ़ियों, प्रथा हो। एक तो ये हो गया विधि। ये विधियां की विशेषताएं क्या है? एक तो ये लिखित रूप में होनी चाहिए, जनता द्वारा चुनी गई सक्षम सभा द्वारा विधि का निर्माण किया गया हो, जिसको हम संसद बोलते हैं, उसके द्वारा विधि का निर्माण किया गया हो, और विधियां लिखित रूप में हो। लागू करने की प्रक्रिया स्पष्ट हो, मतलब उनको किस प्रकार से लागू किया जा सकता है, उसमें एक जो परिभाषा है उनकी वो स्पष्ट हो और उनकी प्रक्रिया स्पष्ट दी गई हो। और उन विधियों के माध्यम से किसी व्यक्ति या वर्ग को कोई विशेष अधिकार नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, उसके सामने सबको बराबर समझा जाए, उसके सामने सबको बराबर बराबर समझा जाए। यहाँ तक तो हो गई आपकी राज्य की परिभाषा। चलो स्टूडेंट्स, अब आपको विधि की परिभाषा क्लियर हो गई, तो जहाँ जहाँ विधि शब्द आएगा उसकी परिभाषा आपको क्लियर है, और राज्य की परिभाषा आपको क्लियर हो गई। जहाँ जहाँ राज्य शब्द आएगा उसकी परिभाषा आपको क्लियर हो गई। उसके बाद देखते हैं फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 14 to 18 समानता का अधिकार। इसमें समानता के बारे में बताया गया अनुच्छेद 14 से 18 में। आर्टिकल 14 समानता, इसमें क्या बताया गया है? विधि के समक्ष समता व सभी को विधियों का समान संरक्षण, मतलब विधि के सामने, कानून के सामने सभी बराबर है तथा कानून का सभी को समान संरक्षण प्रदान किया गया है। कानून का सभी को विधियों का समान संरक्षण प्रदान किया गया है। ये किसका सिद्धांत है? विधि का शासन, विधि का शासन। ये सिद्धांत है प्रोफेसर डाइसी का, और उन्होंने विधि की वही परिभाषा बताई है जो आपको मैं पिछली स्लाइड में एक्सप्लेन की थी। विधि क्या है? लिखित रूप में होनी चाहिए, जनता द्वारा चुनी गई सभा द्वारा उनका निर्माण होना चाहिए, सब उन्होंने विधि का शासन को परिभाषित किया है। ठीक है, तो ये 2 अवधारणाएं है, विधि के समक्ष समता, ये किसकी अवधारणा है? कानून सबके लिए बराबर है, कानून सबके लिए बराबर है, सबके लिए बराबर है। ये अवधारणा है यूके की, ब्रिटेन की। और ये दूसरी अवधारणा सभी को विधियों का समान संरक्षण। भारत ने दोनों अवधारणाओं को अपने इसमें संविधान में समाहित किया है, दोनों अवधारणाओं। ये अवधारणा है अमेरिका की, विधियों का समान संरक्षण। विधियों का युक्त वर्गीकरण हो, और वर्गीकरण तार्किक हो व उद्देश्य व आधार उनका स्पष्ट होना चाहिए। यह यूएस की अवधारणा है विधियों का समान संरक्षण। ठीक है, और इसके बाद देखते हैं अब, ये तो हो गई यूके की अवधारणा, ये हो गई विधियों का समान संरक्षण, जो है इसकी अवधारणा। इसमें अपवाद क्या क्या दिए गए? ये तो कहा गया है कि कानून सबके लिए बराबर है तथा सबको कानून का समान संरक्षण है, लेकिन उसके अलावा यह भी कहा गया है कि इसमें कुछ अपवाद भी हैं अनुच्छेद 14 में। अपवाद क्या क्या है देखते हैं। पॉइंट नंबर 1, राष्ट्रपति राज्यपाल अपने पद पर रहते हुए कार्य करें तो उनके कार्य न्यायालय में प्रश्नगत नहीं है। राष्ट्रपति और राज्यपाल यदि अपने पद पर है, गरिमा में पद है दोनों, एक राज्य का प्रमुख है, एक देश का प्रमुख है। ठीक है, अपने पद पर रहते हुए कार्य करें तो उनके कार्य न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किए जा सकते। पॉइंट नंबर 2, राष्ट्रपति या राज्यपाल पर अपने कार्यकाल के दौरान कोई फौजदारी मुकदमा नहीं लगाया जा सकता।
इन दोनों पर अपने कार्यकाल के दौरान फौजदारी मुकदमा भी नहीं लगाया जा सकता, जबकि किसी अन्य व्यक्ति पर सामान्य रूप से लगाया जा सकता है। इनको पद पर रहते हुए गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। सिर्फ इन दोनों को विशेष छूट प्रदान किए गए, अन्य व्यक्तियों को किया जा सकता है। अनुच्छेद 105 तथा 194 द्वारा सांसदों तथा विधायकों को विशेष छूट प्रदान की गई है। वो विशेष छूट क्या है? अनुच्छेद 105 में बताया गया संसद में बोलने वाले सांसद ठीक है, इनको सांसद में जो भी बोला जाएगा उसके खिलाफ इनके ऊपर कोई भी न्यायिक प्रक्रिया नहीं हो सकती। सेम प्रक्रिया वही 194 विधानमंडलों के लिए है, विधानमंडल 105 में सांसद संसद के लिए और 194 में विधानमंडलों के लिए विधायकों के लिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, विदेशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों को छूट। विदेशों के जितने भी राष्ट्रीय अध्यक्ष आएंगे, जैसे यूएस के प्रेसिडेंट राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वहाँ के, अगर वो यहाँ आएंगे तो उनको कुछ विशेष छूट प्रदान की गई है। ठीक है, और यदि किसी पत्रकार ने संसद की सत्या कार्रवाई प्रकाशित की हो, भले ही नियम न तोड़े हो, तो उसको भी इससे छूट प्रदान की गई है। नेक्स्ट पॉइंट, राज्य किसी अनुच्छेद 15, ये चल रहे हैं अभी समानता के अधिकार, और सभी समानता के बारे में बात बताई जाएगी। राइट टू इक्वालिटी, सभी को बराबर करने के लिए जितने भी संविधान में अनुच्छेद रखे गए हैं वे सब यहाँ डिफाइन किए जाएंगे। अनुच्छेद 15, राज्य किसी नागरिक के साथ धर्म, जाति, लिंग, जनजाति, वंश या जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। ये बताया गया है राज्य के संदर्भ में, राज्य के विरुद्ध, मतलब राज्य किसी भी नागरिक के साथ, भारत का कोई भी नागरिक है उसके साथ धर्म, जाति, लिंग, जनजाति, वंश या जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। उसको हर जगह बराबर अवसर दिए जाएंगे, हर जगह बराबर एक समान व्यवहार किया जाएगा, और उसके लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी जो एक आम नागरिक के लिए है, न कि वंश या जाति के आधार। ठीक है, इसका पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है? ये तो राज्य के संदर्भ में डिफाइन किया गया। पॉइंट नंबर 2 है नागरिक के संबंध में। कोई नागरिक, मान लिया एक नागरिक ए है और एक नागरिक बी है, ए भी बी को नहीं रोकेगा किसी भी इस प्रकार के आधार पर। कोई नागरिक किसी अन्य नागरिक को उपरोक्त के आधार पर, उपरोक्त जो बातें आपको सारी बताई गई है, उपरोक्त के आधार पर सार्वजनिक स्थल पर जाने से नहीं रोकेगा। ये तो राज्य के संदर्भ में हो गया नागरिक। कोई नागरिक भी किसी नागरिक के साथ ऐसा इस प्रकार की बिंदुओं का आधार रखते हुए कोई ऐसा व्यवहार नहीं करेगा। ठीक है, इसका सीधा सा मतलब ये है। इसके अपवाद क्या है? इसके अपवाद में बताया गया है, इसमें इसने बता तो दिया कि सभी के साथ बराबर व्यवहार होना चाहिए, चाहे वो लिंग के आधार पर, धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। लेकिन इसमें कुछ अपवाद है। अपवाद क्या है? राज्य महिलाओं व बच्चों को आर्थिक सामाजिक क्षेत्र में सशक्त करने के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। अब इसने तो कह दिया कि लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, लेकिन महिलाओं व बच्चों को, क्योंकि वे जब संविधान बना और भारत आजाद हुआ, आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हुए थे महिलाओं की स्थिति और बच्चों की स्थिति, तो उनको स्ट्रीम लाइन में लाने के लिए, उन दोनों को दूसरे वर्ग के बराबर लाने के लिए राज्य विशेष प्रावधान कर सकता है। उस विशेष प्रावधान क्या क्या किया है? जैसे दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1966, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 और पोस्को एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट। ठीक है, ये बच्चों के लिए है और ये महिलाओं के लिए है। तो इस प्रकार के कानून महिलाओं के हित में और बच्चों के हित में राज्य बना सकता है। पॉइंट नंबर 2, सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए राज्य आरक्षण का प्रावधान कर सकता है। सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा जो भी वर्ग है भारत में, जो भी जितना भी तबका है, ठीक है, जिसकी सामाजिक स्थिति बहुत हीन है और शैक्षणिक रूप से भी वो बहुत ज्यादा तरक्की नहीं कर पाया, तो उसके लिए राज्य आरक्षण का प्रावधान कर सकता है, जिससे वो स्ट्रीमलाइन में आ सके, सीट में, पढ़ाई में, इन सब में आरक्षण का प्रावधान कर सकता है। इसका उदाहरण प्रथम संविधान संशोधन 1951 मद्रास मेडिकल केस। ठीक है, पॉइंट नंबर 3, 1 2 3, राज्य सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए निजी संस्थान में भी आरक्षण का प्रावधान कर सकता है। ये तो सरकारी संस्थान हो गए, राज्य निजी संस्थान में भी सेम यही प्रक्रिया कर सकता है, आरक्षण का प्रावधान। उदाहरण 93वां संशोधन 2005 में 93वां संशोधन किया गया था संविधान में निजी संस्थानों के संदर्भ में। पॉइंट नंबर 4, 10% आरक्षण उच्च वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को सरकारी व निजी क्षेत्र में ईडब्ल्यूएस का प्रावधान आया था।
ठीक है, इसी के आधार पर उनको सरकार ने स्ट्रीम लाइन में लाने के लिए 10% EWS का प्रावधान किया गया था। इसको 15(5) और आर्टिकल 16 में भी इसके बारे में बताया गया। इन दोनों को जोड़कर एक साथ पढ़ा जाएगा तो इसकी सही परिभाषा स्पष्ट होगी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 में क्या बताया गया है? लोक नियोजन में अवसर की समानता। मतलब जितने भी लोक नियोजन है, जितने भी सरकारी उपक्रम है, उनमें सभी को अवसर की समानता प्रदान की जाएगी। सभी को फॉर्म भरने का मौका मिलेगा, सभी को एग्जाम देने का मौका मिलेगा, सभी को सिलेक्शन लेने का मौका मिलेगा। हर किसी को भी किसी भी के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसमें डिफाइन किया गया है सरकारी लोक नियोजन मतलब सरकारी उपक्रमों में या सरकारी भर्तियों में, सरकारी सेवाओं में अवसर की समानता, हर वर्ग को मौका मिले। दूसरा, राज्य सरकार के अधीन सेवाओं में, मतलब एक तो बात कही गई है कि सबको मौका मिलना चाहिए, दूसरी बात मौका तो मिले ही, साथ ही साथ उनको धर्म, जाति, उद्भव, लिंग, वंश, जन्म स्थान या निवास स्थान के आधार पर किसी नागरिक के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगी। उसको टाइटल नहीं चेक करेगी, क्या टाइटल, इन सभी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, सभी को बराबर मौका मिलेगा। अब इसके अपवाद क्या है? इसके सरकार राज्य परिभाषा तो ये लिख दी है, लेकिन इसमें कुछ अपवाद भी दिए गए हैं। अपवाद क्या है? पॉइंट नंबर 1, प्रांतीय सेवाओं में निवास स्थान के आधार पर भेदभाव संभव। प्रांतीय सेवाओं में कैसे होता है? अगर कोई राज्य, सिर्फ उदाहरण के लिए एक राज्य उत्तर प्रदेश है और उसमें कोई भर्ती निकलती है, ठीक है, तो उसमें से 90% भर्तियां उस राज्य के लिए और 10% या 5% भर्तियां अन्य जितने भी राज्य है सभी के लिए होती है। वो 5% सीट के लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, ये इस प्रकार राज्य प्रावधान कर सकता है। अगर पॉइंट नंबर 2, अगर कोई संस्थान धर्म या संप्रदाय के आधार पर गठित किया जाता है तो उस संस्थान के सभी पद उसी धर्म विशेष के लोगों के द्वारा भरे जा सकते हैं। अगर कोई संस्थान है, जैसे कोई ट्रस्ट है और वो धर्म के आधार पर गठित की गई है, तो उस संस्थान के जितने भी पद है उसी धर्म, जिस धर्म से वो ट्रस्ट जुड़ी हुई है, किसी भी धर्म से जुड़ी हुई हो, उस धर्म के लोगों के द्वारा सभी पद भरने के लिए वह स्वतंत्र है, उसी से भर सकते हैं। जो ट्रस्ट का हेड है वो जैसे चाहे उसको वैसे चला सकता है। पॉइंट नंबर 3, राज्य के अधीन सेवाओं में सामाजिक पिछड़े वर्गों के लिए, जाति, जनजाति या अन्य पिछड़े वर्गों के लिए राज्य सरकारी नौकरी में आरक्षण का प्रावधान कर सकते हैं। फिर आ गया 15 में डिफाइन किया गया था, क्योंकि 15 ये सभी समानता के लिए बनाए गए हैं, 14 से 18, और 15 और 16 में बहुत सी बातें मिलती जुलती है, उसमें कोई भेदभाव नहीं करेगा और उसमें लोक नियोजन की अवसर की समानता की बात की गई है। तो आरक्षण क्या, सामाजिक रूप से उसको स्ट्रीमलाइन में लाने के लिए और शैक्षणिक रूप, दोनों से स्ट्रीमलाइन में लाने के लिए है। तो सामाजिक थी और ये शैक्षणिक है, इन दोनों को एक साथ जोड़ के पढ़ा जाए तो इसकी परिभाषा सुस्पष्ट होगी। तो इसमें क्या बताया गया? राज्य के अधीन सेवाओं में अगर आरक्षण के बारे में पूछा जाए, आरक्षण किस आधार पर दिया गया है, तो आरक्षण के लिए बता सकते हैं पॉइंट नंबर अनुच्छेद 15(4) और 16(3), इन दोनों को अगर जोड़कर एक साथ पढ़ा जाए तो आरक्षण की परिभाषा वो क्यों दिया गया है सुस्पष्ट होगी। जैसे सरकार ने आरक्षण दिया हुआ है, नोट। लेकिन इसमें एक बात ध्यान देने योग्य है, आरक्षण, आरक्षण शब्द को क्या मतलब है उसका? आरक्षण राज्य के लिए बाध्य नहीं है, आरक्षण राज्य के लिए बिल्कुल बाध्य नहीं है, उसकी मर्जी पर निर्भर करता है। वह कमेटी बिठाए, जांच करे कि वो क्या वर्ग पिछड़ा हुआ है, उसको किस पर कितना आरक्षण देना चाहिए, वर्ग के आधार पर ही दिया जाएगा। वर्ग बनाए जाएंगे, जैसा बताया अभी, कमेटी बिठाए, जांच करे। पिछड़े व वंचित वर्गों को मुख्य धारा में शामिल करने के लिए, जैसा बताया है कि वो शैक्षणिक रूप से, सामाजिक रूप से पिछड़े, उनको स्ट्रीम लाइन में लाने के लिए, मुख्य धारा में दोनों पक्षों को बराबर करने के लिए उनको आरक्षण प्रदान किया जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ संबंधित विवाद है, इंदिरा गांधी केस हुआ था, मंडल केस हुआ था, ये कुछ केस हुए थे इसके संबंधित। ठीक है, एक हुआ था 77वां संशोधन 16(4)(a) पदोन्नति में आरक्षण को लेकर, और उसके बाद हुआ 85वां संशोधन 2002। इसमें क्या बताया गया है? पहले प्रमोशन वाला सीनियर माना जाएगा। ये पदोन्नति के संदर्भ में है, वो तो नौकरी लेने के संदर्भ में है ऊपर, लेकिन ये नौकरी के बाद प्रमोशन के संदर्भ में। पहले प्रमोशन वाला 85वां संशोधन, पहले प्रमोशन वाला सीनियर माना जाएगा।
ये इसी से रिलेटेड है। अब इसके बाद बताया गया आर्थिक आधार पर आरक्षण 103वां संशोधन अनुच्छेद 15(6) 16(6). इसमें क्या बताया गया, आर्थिक आधार पर आरक्षण आया था 2016 में, 2016, ठीक है। और गुजरात सरकार की तरफ से आया था सबसे पहले। गुजरात सरकार में अध्यादेश उच्च जाति के आर्थिक रूप से उच्च जाति के ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उच्च जाति के लिए, ठीक है। और 10% पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण 10% दिया जाएगा। हाई कोर्ट ने आर्थिक पिछड़ेपन को असंवैधानिक बताया था, असंवैधानिक आर्थिक पिछड़ेपन। आरक्षण को गरीबी मिटाने का साधन नहीं बताया गया। आरक्षण को कोर्ट ने कहा है कि कोई गरीबी मिटाने का साधन नहीं है। उसके बाद लेकिन 103वां संशोधन हुआ और 15(6) और 16(6) इन दोनों को अगर एक साथ जोड़कर पढ़ा जाए, 15(6) और 16(6) को एक साथ जोड़कर पढ़ा जाए तो आर्थिक आधार पर जो आरक्षण दिया गया है 103वें संशोधन के द्वारा, उसकी परिभाषा स्पष्ट होगी। इसलिए अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाए आर्थिक आधार पर आरक्षण किस संविधान संशोधन से संबंधित है, तो आंसर होगा 103। अगर पूछा जाए किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो ये इसका आंसर होगा 15(6) और 16(6), इन दोनों को जोड़ के बनाएंगे, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। आर्थिक आधार पर आरक्षण है, वन लाइनर क्वेश्चन बन सकता है, कोई बहुत बड़ी बात है नहीं इसमें। इसलिए इस पॉइंट को, इन सभी पॉइंट को याद कर लेना, आपको पेन डाउन कर लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है सभी। और 16(5) में क्या बताया गया है, 16(5) में बताया गया है कि अगर कोई संस्थान धर्म के आधार पर चलती है या धर्म के आधार पर ही गठित की है तो उसके सभी को धर्म के लोगों द्वारा भरे जाते हैं। ये तो आपको ऑलरेडी बता देंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट है, इसके बाद आता है अस्पृश्यता का अंत। 14 से 18 में सबको समान रूप से लाने के लिए, तो समान रूप से लाने के लिए क्या, अनटचेबिलिटी को खत्म करना पड़ेगा। अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता को, कोई छुआछूत न रहे लोगों के बीच में, कोई एक दूसरे को हीन और उच्च ना समझे, सभी एक इंसान है, मनुष्य है, तो एक दूसरे के बीच हीन और उच्च का कोई सवाल पैदा नहीं होता। तो इसलिए आर्टिकल 17 अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। इसमें क्या क्या बताया गया है, इसमें दो कानून बनाए राज्य की तरफ से, सरकार की तरफ से दो कानून बनाए गए, 1955 अस्पृश्यता कानून और 1976 अस्पृश्यता अपराध अधिनियम। अगर क्वेश्चन पूछा जाए अस्पृश्यता अपराध अधिनियम कब बनाया गया, 1976। उनमें सबसे इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, इसको आपको याद रखना, 1989 प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट। ये तो कई बार क्वेश्चन स्टेट कमीशन एग्जाम में पूछा जा चुका है और इस पर क्वेश्चन भी आए हैं। लेकिन वन लाइनर के लिए आपको याद रखना है कि प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट कब पारित हुआ, कब आया, 1989 में, ये आपको याद रखना है, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज। उसके बाद अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। इसमें क्या बताया गया है, इसमें बताया गया है इससे पहले क्या था, इंदिरा गांधी के समय में एक संशोधन हुआ था और उसमें जितने भी उपाध्याय की सभी समाप्त कर दी गई थी। जैसे ये कोई राजा लिखेगा या कोई कुछ लिखेगा और उनको प्रीविपर्स जो मिलता था वो सब समाप्त कर दिया गया था। लेकिन सरकार ने उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में, इसमें क्या क्या बताया गया है, राज्य किसी को कोई उपाधि नहीं देगा, जैसे कोई राजा, राजकुमार या किंग, सर, ये सब ऐसी उपाधियां नहीं लिखेगा, अपने नाम देगा। अपवाद, इसके अपवाद क्या क्या है, अगर कोई इंजीनियर है, इंजीनियर, तो वो अपने नाम के सामने ER लिख सकता है, शिक्षा संबंधित उपाधियां इस्तेमाल कर सकता है। अगर कोई डॉक्टर है तो अपने नाम के सामने डॉक्टर ABC, इंजीनियर XYZ अभी भी लिख सकता है, इसको, इस पर रोक नहीं लगाई गई है। अगर कोई किसी सैन्य पद पर है, कोई किसी सैन्य पद पर है, जैसे कर्नल, कोलोनल, कर्नल राम सिंह, ये सिर्फ उदाहरण के लिए है, किसी नाम का नहीं है, किसी के नाम के लिए नहीं, तो वे अपने नाम के सामने कर्नल राम सिंह लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इस पे इस प्रकार की कोई रोक नहीं लगाई गई है राज्य द्वारा, सरकार द्वारा। वैसे उसके अलावा जितनी उपाधियां सबको रोक लगा दी गई, को अपने नाम के सामने सर, राजा, राजकुमार, प्रिंस, ये कुछ नहीं लिखेगी। उसके बाद पॉइंट नंबर 2, भारत का कोई नागरिक किसी अन्य देश से उपाधि ग्रहण नहीं करेगा, अगर करता है तो वह इस्तेमाल नहीं करेगा। भारत का कोई भी नागरिक किसी भी अन्य देश से, नागरिक के संदर्भ में, नागरिक
किसी अन्य देश से उपाधि नहीं लेगा, अगर करेगा तो वह उसका इस्तेमाल नहीं करेगा। एक बार सचिन तेंदुलकर को सर की उपाधि मिली थी, सर की उपाधि, लेकिन वह इस्तेमाल नहीं कर सकते भारत में। ठीक है, इसका अगला पॉइंट, वह विदेशी जो भारत में निवास करता हो वह भारत सरकार के अधीन कार्यरत हो, राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से ही उपाधि ग्रहण करेगा। अगर कोई विदेशी जो भारत में निवास करता है तथा भारत सरकार के अधीन कार्यरत हो, जैसे रूस में कुडनकुलम, सॉरी रूस में नहीं, रूस के सहयोग से तमिलनाडु में कन्याकुमारी के पास, कन्याकुमारी ये याद रख लेना पॉइंट, ये तो फैक्ट है। कुडनकुलम परमाणु संयंत्र है, परमाणु रिएक्टर है, ये रसिया के सहयोग से लगाया गया था। तो इसमें काम करने वाले 40% कर्मचारी रूस के हैं। ठीक है, तो ये लेकिन ये काम कहाँ कर रहे हैं, भारत सरकार के अधीन। तो इनके बारे में कुछ वर्णन किया गया है, वह विदेशी जो भारत में निवास करता हो वह भारत सरकार के अधीन कार्यरत हो, राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से ही उपाधि ग्रहण करेगा। उसको राष्ट्रपति की पूर्वानुमति लिखित में लेनी पड़ेगी, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, कोई भी व्यक्ति किसी अन्य राज्य से उपहार या पद ग्रहण करना चाहता है तो वह राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से ही कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति किसी अन्य राज्य से उपहार या पद ग्रहण करना चाहता है तो वह उसको राष्ट्रपति की लिखित में पूर्वानुमति लेनी होगी, तब यह उसके पश्चात कर सकता है। इसमें कुछ केस हुए थे, MCC तलवाड़ 1996 बालाजी राघवन केस, बस इसमें इतना जान लो, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ये लो के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट, अब इसके बाद आते हैं स्वतंत्रता का अधिकार, समानता, उसके बाद स्वतंत्रता, क्रम से बनाया गया इनको, कोई ऐसे नहीं कि उठा के कुछ भी लिख दिया। संविधान बनाया गया था जिसके आधार पर पूरा देश चलेगा, ये भारत था। जिस समय आजाद हुआ, आजादी के बाद सबसे पहले संविधान में क्या जोड़ा गया कि भारत संघ होगा, राज्य होगा, उसकी जमीन को और उसके भाग को डिफाइन किया गया। उसके बाद उसमें रहेगा कौन, उसमें रहेंगे नागरिक। इसकी पूरी वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा संविधान को याद करने की, उसका बेसिक स्ट्रक्चर और उसको किस प्रकार हमको जोड़ते हुए याद करना है। कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना, अपना पूरी वीडियो आपको अनुच्छेद को इस प्रकार याद करा दूंगा, एक दूसरे से जुड़ते हुए चले जाएगा, आप कभी नहीं भूलेंगे। उसके बाद उनको, और जब आजाद हुआ तो नागरिक अपने अधिकार भूल चुके थे, उनको इतना दमन किया जा चुका था। उसके बाद तुरंत इसलिए अधिकार जोड़े गए भाग 3 में। ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार में क्या है, अनुच्छेद 19(1), उस 19 का खंड 1, उसमें कुल 6 प्रकार की स्वतंत्रता डिफाइन की गई है भारतीय संविधान में। सबसे पहले कौन सी है, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मतलब बोलने की स्वतंत्रता, स्वतंत्रता अपने विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की, अपने विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता। बोलने की स्वतंत्रता क्या है, लोकतंत्र का मुख्य आधार तो यही है। अगर किसी भी लोकतांत्रिक देश के नागरिक अपने विचार प्रकट नहीं कर सकते तो उस लोकतंत्र में खामियां हैं। ठीक है, ऐसा परिभाषित किया गया है। तो लोकतंत्र का आधार है वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसका दूसरा प्रेस की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता को भी इसी के अंदर शामिल किया गया है। सूचना का अधिकार 2005, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए सूचना का अधिकार 2005 किस अनुच्छेद के अंतर्गत शामिल किया गया है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा अनुच्छेद 19(a), वन लाइनर क्वेश्चन, इसी के अंदर इसको शामिल किया गया है। अगर पूछा जाए प्रेस की स्वतंत्रता को किस अनुच्छेद के अंदर शामिल किया जा सकता है, ये पूछा भी गया है, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा अनुच्छेद 19(a), ये वन लाइनर क्वेश्चन है, इनको याद रखना। अब प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में कुछ थोड़ा बेसिक बात कर लेते हैं। ये कहाँ से जुड़ी, एक केस हुआ था रोमेश थापर विवाद, रोमेश थापर विवाद, गुजरात में प्री सेंसरशिप लगा दी गई, प्री सेंसरशिप। ठीक है, उसके बाद कोर्ट ने स्वतंत्रता को उचित ठहराया और परिचालन भी बराबर बताया। उसके बाद हुआ साकल पेपर केस महाराष्ट्र में, और उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट है प्रेस हिस्ट्री में, इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर केस, इंडियन एक्सप्रेस पेपर केस। इसमें क्या हुआ, इसमें बताया, इसमें जो परिभाषा डिफाइन की गई, इसमें कहा गया सूचनाओं तक पहुंचो,
पहुंच सूचनाओं का प्रकाशन हो सके, और तीसरा पॉइंट उनका परिचालन और प्रसारण हो सके। इसमें क्या बताया गया प्रेस में, प्रेस का क्या काम है, आप तक सूचनाएं पहुंचाना, कहाँ क्या घटना हुई तो उन तक प्रेस की पहुंच होगी तो ही वह आपको बता पाएगी, उनका प्रकाशन हो सके और उनका परिचालन हो सके। उसके बाद सूचना का अधिकार 2005, सूचना का अधिकार 2005 किस आधार पर लाया गया, सूचना का अधिकार 2005 लाया गया कि अगर आपको किसी बिंदु के बारे में, किसी तथ्य के बारे में जानकारी ही नहीं है तो आप उस पर विचार क्या प्रकट करेंगे, उस पर क्या बोलेंगे, तो इसका आधार ये था कि आपको उसके बारे में सूचना होनी चाहिए। उसी के आधार पर सूचना का अधिकार 2005 लाया गया। आपको उसके बारे में जानकारी होगी तभी आप उसके बारे में अपने विचार प्रकट कर पाएंगे, तभी उसके बारे में आप अपनी बोल पाएंगे। ठीक है, और अगर बोलने का अधिकार है तो फिर है चुप रहने का अधिकार। अगर किसी को बोलने का अधिकार है तो क्या चुप रहने का अधिकार भी एक मौलिक अधिकार है? इसको आप कमेंट बॉक्स में बताना, और इसका केस मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, गूगल पे सर्च कर लेना, इमैनुअल वर्सेस केरल, राष्ट्रगान को लेकर विवाद हुआ था। इमैनुअल वर्सेस केरल, ठीक है, ये है चुप रहने का अधिकार संबंधित। इसको आप सर्च करना और कमेंट बॉक्स में लिखना। अब इसका पॉइंट नंबर 2, सभा या सम्मेलन का अधिकार। पहला होगा वाक और अभिव्यक्ति, सब आपको सभा या सम्मेलन बनाने का पूरा अधिकार दिया जाएगा, लेकिन बशर्ते उसमें कुछ कंडीशन डिफाइन की गई है। सभा निशस्त्र हो, उसमें किसी हथियार का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, वह निशस्त्र होनी चाहिए। शांतिपूर्ण हो, उसमें कोई दंगा फसाद या आंदोलन नहीं होना चाहिए, सभा शांतिपूर्ण होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 3, जुलूस। जुलूस बोलते हैं चलायमान सभा को। एक तो सभा हो गई बैठ के, और एक जुलूस हो गया चलायमान सभा जो सड़कों पर होती है, इसको बोलते हैं चलायमान सभा। वो भी शांतिपूर्ण होनी चाहिए और सभी बिंदु इस पर भी लागू होते हैं, लेकिन लोक हित में और जन शांति को देखते हुए इस पर सरकार या राज्य युक्त निर्बंधन लगा सकता है आपके इस अनुच्छेद पर, आपके इस अधिकार पर, और वह किसके अनुसार, आईपीसी की धारा 144 के आधार पर। इसको बोलते हैं सेक्शन 144 आईपीसी। इसमें क्या है, 4 या 4 से अधिक व्यक्तियों को इकट्ठा होने का अधिकार नहीं होता है, जन शांति की देखते हुए, जनहित को देखते हुए, लोकहित को देखते हुए। ठीक है, अगला पॉइंट सी, संगठन बनाने का अधिकार। आपको संगठन बनाने का अधिकार है, कंपनी बनाने का अधिकार है, फर्म बनाने का अधिकार है, राजनीतिक दल बनाने का अधिकार है, और इसके आधार पर ही जोड़ा गया 2011 में सहकारी समितियां। 2011 सहकारी समितियां बनाई गई इसी के आधार पर। अगर सहकारी समितियों का गठन किस अनुच्छेद के आधार पर किया गया तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 19(1) का पॉइंट नंबर क्या है, इसका करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट पॉइंट, भारत में कहीं भी भ्रमण करने का अधिकार हो, आप भारत के किसी भी हिस्से में जा सकते हैं। ठीक है, बशर्ते इसमें भी कुछ कंडीशन लगाई गई है, समाज के हित में और जनजातीय क्षेत्रों में प्रवेश को लेकर। सामाजिक हित में आप पर कुछ निर्बंधन लगाए गए हैं। निर्बंधन क्या क्या है समाज हित में, आप किसी दूसरे घर में नहीं जबरदस्ती घुस सकते। आप तो बोल देंगे कि मेरे को तो भ्रमण करने का अधिकार दिया हुआ है, लेकिन दूसरे घर में जबरदस्ती नहीं घुस सकते, यह समाज हित में है। जनजातीय क्षेत्रों में प्रवेश को लेकर क्या है, ये अंडमान निकोबार है या कुछ ये छत्तीसगढ़ वाला एरिया है, इसमें कुछ जनजातीय समूह है, आप उनके क्षेत्र में कोई भी उनके क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकता, जिससे कि उनकी संस्कृति, उनकी सभ्यता और उनका जीवन सुरक्षित रह सके। उनकी संस्कृति आज भी बहुत अभी तक उस स्तर पर नहीं आ पाई है जिस स्तर पर दिल्ली का मनुष्य या फिर किसी शहरी मनुष्य की है। ठीक है, तो उन क्षेत्रों में प्रवेश को लेकर आपके ऊपर निर्बंधन लगाया गया है, जिससे उनकी संस्कृति भंग न हो, वो अपने जीवन को शांतिपूर्ण तरीके से जी सके। नेक्स्ट पॉइंट यह है, भारत में कहीं भी निवास करने का अधिकार। भारत में आप कहीं भी निवास कर सकते हैं, बशर्ते इसमें भी युक्त निर्बंधन लगाए गए हैं कि आप दूसरे घर में निवास नहीं करेंगे। आप ये तो नहीं है कि आप
कहीं उठा के ये सरकारी भवन में जाके निवास करने लग जाएंगे, मुझे तो अधिकार दिया गया, इस पे भी निर्बंधन लोकहित के आधार पर लगाए गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट, सभी नागरिकों को किसी भी प्रकार की वृत्ति, जीविका, आजीविका और व्यवसाय व्यापार करने की स्वतंत्रता है। सभी को, कोई भी आदमी कोई भी व्यापार कर सकता है, कोई भी नौकरी कर सकता है, कोई भी व्यवसाय कर सकता है, ठीक है। उसके लिए किसी प्रकार की कोई प्रतिबंध नहीं है, बशर्ते इस पे भी कुछ निर्बंधन है। जहाँ आपको अधिकार दिए गए हैं वही उसके बारे में कुछ निर्बंधन भी डिफाइन किए गए हैं, कहीं कुछ सीमाएं बनाई गई है। ये तो कहते हैं कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार की वृत्ति उपजीविका कर सकता है, लेकिन उनको करने के लिए आपको जैसे इंजीनियर बनना है तो इंजीनियर बनने के लिए इंजीनियर की स्पेशल डिग्री होनी चाहिए। डॉक्टर बनना है, ये तो नहीं कि आप कोई भी व्यक्ति डॉक्टर सीधा बन जाएगा, उसके लिए डॉक्टर की डिग्री होनी चाहिए। निर्बंधन ये डिफाइन किया गया। विशेष कार्य के लिए विशेष डिग्री, जैसा आपको बताया गया। राज्य के एक अधिकार वाले व्यवसाय जैसे रेलवे सामान्य जनता के हित में, ऐसे व्यवसाय जहाँ विशेषज्ञता की आवश्यकता है, जहाँ विशेषज्ञता है, जैसे आपको लोको पायलट बनना है रेलवे में, तो आपको उसकी दक्षता, लोगो पायलट का टेस्ट पास करना पड़ेगा, उसकी दक्षता होनी चाहिए आपको, ठीक है। और जनता के हित में जो कार्य करना। नेक्स्ट पॉइंट, ये हो गए स्वतंत्रता के अधिकार। अब इसके बाद है अपराध में दोष सिद्धि, अपराध में दोष सिद्धि से संरक्षण का अधिकार, अनुच्छेद 20। इसमें क्या, इसमें बताया गया है किसी व्यक्ति, मतलब ये अपराध व्यक्ति, इन दोनों के संदर्भ में सजा, इन तीन के संदर्भ में वो डिफाइन। तो इसमें क्या बताया गया है, पॉइंट नंबर 1, कोई भी व्यक्ति तब तक अपराधी नहीं माना जाएगा जब तक कि उसने कानून का उल्लंघन नहीं किया। अगर उसने कोई कृत्य किया है और उस कृत्य के द्वारा किसी भी कानून का उल्लंघन नहीं होता तो उस व्यक्ति को दोषी नहीं ठहराया जाएगा। उसको दोषी तभी ठहराया जाएगा जब आईपीसी और सीआरपीसी में वर्णित किसी भी कानून का उल्लंघन होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, उस दंड से अधिक दंडित नहीं किया जाएगा जो अपराध करते समय निश्चित था। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अगर किसी व्यक्ति ने अपराध किया 2003 में तो उसको, अगर उस पर न्यायालय में मुकदमा प्रश्नगत है और उसका परिणाम 2013 में आता है या 2023 में आता है, तो इसका यह मतलब नहीं है कि उसको 2023 के कानून के हिसाब से सजा दी जाएगी। उसको 2003 में उस कानून में उस नियम को तोड़ने के आधार पर जिस सजा का प्रावधान था उसी के आधार पर उसको सजा प्रदान की जाएगी, ठीक है। क्योंकि ये दंडात्मक मामलों में रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, भूतलक्षी प्रभाव जिसको बोलते हैं, भूतलक्षी प्रभाव से कोई भी कानून लागू नहीं किया जा सकता। इसको आप उसी तिथि से लागू किया जाएगा जिस तिथि से इस कानून का निर्माण हुआ है, पास हुआ है। पॉइंट नंबर 3, किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए 2 बार दंड नहीं दिया जा सकता। अगर सजा का प्रावधान जो भी दिया गया है वह सजा सिर्फ एक बार दी जाएगी उस दंड के लिए, अगर उस पर वह अपराध सिद्ध होता है उसको 2 बार दंड नहीं दिया जाएगा। अपने विरुद्ध गवाही देने से संरक्षण, कोई भी व्यक्ति अपने ही विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, उसको यह संरक्षण दिया गया है कि वह अपने विरुद्ध गवाही न दे, ठीक है। ये लिया गया है यूएस से। इसमें प्राक दोष सिद्धि और प्राक दोष मुक्ति, बस इतना समझ, ठीक है। प्राक दोष मुक्ति। नेक्स्ट अनुच्छेद, अनुच्छेद 21, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये स्वतंत्रता की बातें चल रही है अभी तक, पहले समानता की थी, उसके बाद स्वतंत्रता की। प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये सबसे इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है। हालांकि है तो सारे अनुच्छेद इम्पोर्टेंट, लेकिन ये इसलिए इम्पोर्टेंट है, इसमें जीवन की परिभाषा को बताया गया है, जीवन। और जितने भी अनुच्छेद जो मौलिक अधिकारों के संदर्भ में हो सकते हैं और जिनकी सुस्पष्ट परिभाषा नहीं हो सकती, उनको अनुच्छेद 21 में रख दिया जाता है, जैसे राइट टू इंटरनेट, ठीक है, और राइट टू लिव, राइट टू ट्रैवल, राइट टू स्लीप, राइट टू स्पीक, ये सब इसमें है, अनुच्छेद 21 में समाहित कर दिया जाता है, ठीक है। इसमें क्या क्या बताया गया, इसमें बताया गया है जीवन का अधिकार। एक मेनका गांधी विवाद हुआ था 1978 में, इसके आधार पर जीवन का अधिकार, जीवन को बताया गया था जीवन
गरिमा में पूर्ण होना चाहिए, गरिमा न कि सिर्फ जिंदगी जी रहे हो, उसका कोई मतलब नहीं है। जिंदगी सम्मानजनक होनी चाहिए, जीवन गरिमा में पूर्ण होना चाहिए, ठीक है। और यह एक अवशिष्ट अधिकार की तरह है। इसमें दूसरा पॉइंट बताया गया था निजता का अधिकार, केपी कुप्पस्वामी विवाद, केपी कुप्पस्वामी विवाद में इसको डिफाइन किया गया था। इसके पहले 2-3 केस और हो चुके थे, एमपी शर्मा और खड़क सिंह विवाद, खड़क सिंह मतलब इनको फोन टैपिंग को लेके, इनको नजर रखने को लेके कुछ ऐसे विवाद थे। और निजता, इसमें निजता को डिफाइन किया गया है कि किसी व्यक्ति की जिंदगी में एक प्राइवेसी होनी चाहिए अगर उसको गरिमा जीवन प्रदान करना है राज्य के द्वारा, ठीक है। और फोन टैपिंग को इस माध्यम में गलत बताया गया था। अब सवाल उठता है कि प्राण में अगर आदमी को जिंदा रहने का अधिकार है तो क्या जीने के अधिकार में मरने का अधिकार भी शामिल है? मरने का अधिकार भी शामिल है। ये आप, इसमें मैं 2 केस बता रहा हूँ आपको। ज्ञानकोर केस 1994 और पीरतलाम केस, इन दोनों आप सर्च करना गूगल पे, इनके बारे में पढ़ना और आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना क्या इसमें शामिल किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, अनुच्छेद 21 क्या है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए राज्य निःशुल्क शिक्षा का प्रबंधन करेगा, ठीक है। ये जोड़ा गया 86वां संशोधन 2002 में। तो इसमें क्या बताया गया है? वह शिक्षा अनिवार्य हो और निःशुल्क हो, यह इसमें बताया गया, ठीक। 86वां संशोधन 2002 में, इसी के RTE एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, इससे जुड़ा हुआ है। अनुच्छेद 21 क्या है? अनुच्छेद 21 क्या है? राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, इसको याद रखना है, इसको याद रखना है। जितने भी है सब कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, ऐसे ही नहीं कोई भी RTI RT ऐसे सरकार ने इसको बना दिया और ये चल रहा है। किसी न किसी अनुच्छेद से, मूल अधिकार से या नीति निर्देशक तत्व से जुड़े हुए हैं, उन्हीं के आधार पर इनको लाया गया, नहीं तो कब का खारिज हो गया होता। अब इसमें क्या बताया गया है? ये तो हो गया कि ठीक है निःशुल्क शिक्षा का प्रबंधन करेगा, लेकिन इसमें भी कुछ दशाएं बताई गई है। कक्षा 1 से 5 के लिए, कक्षा 1 से 5 उसके लिए, प्राइमरी के लिए स्कूल की दूरी 1 किलोमीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 1 किलोमीटर के अंदर उस बच्चे को स्कूल प्रदान किया जाए। कक्षा 6 से 8 किलोमीटर के लिए स्कूल की दूरी 3 किलोमीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 3 किलोमीटर के अंदर उसको स्कूल प्रदान किया जाए, 3 किलोमीटर के अंदर अंदर उसको पढ़ाई के माध्यम प्रदान किया जाए, जिससे वह स्वस्थ और निःशुल्क शिक्षा ग्रहण कर सके। नेक्स्ट पॉइंट, अनुच्छेद 22 निवारक निरोध एवं गिरफ्तारी संरक्षण। निवारक निरोध होता है किसी को अपराध पूर्व गिरफ्तार कर लेना, अपराध करने से पहले गिरफ्तार कर लेना, लोकहित में अपराध पूर्व गिरफ्तार कर लेना। और गिरफ्तारी संरक्षण क्या है? गिरफ्तारी तो उसको अपराध के बाद गिरफ्तार करना है, तो इससे संरक्षण प्रदान किया गया व्यक्ति को, क्योंकि जितने भी मौलिक अधिकार है सभी व्यक्ति के संदर्भ में है, व्यक्ति के हित में है, नागरिक के या व्यक्ति के। तो कुछ अधिकार नागरिक पर लागू है और कुछ सभी व्यक्तियों पर लागू। इसमें क्या बताया गया? अनुच्छेद 22 क्या है? अपराध पूर्व गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी का कारण बताना होगा, कारण स्पष्ट होना चाहिए, कारण सुस्पष्ट होना चाहिए। लेकिन इसमें एक युक्ति निर्बंधन लगाया गया है कि लोकहित में कारण बताना स्पष्ट नहीं है। अगर लोकहित में है, वैसे तो उसको कारण बताना चाहिए, लेकिन लोकहित में कारण बताना जरूरी है। और कारण लिखित में हो, सुस्पष्ट हो। गिरफ्तार व्यक्ति को अपना पक्ष रखने का अधिकार होगा, वह व्यक्ति जो गिरफ्तार किया गया है उसको अपना पक्ष रखने का पूरा अधिकार दिया जाएगा। वकील से प्राप्त, उसको एक वकील मिलेगा, सरकारी वकील, या उसको अपना अगर वकील करना चाहे तो उसका अधिकार मिलेगा। 24 घंटे के अंदर उसको लोग अपने रखा जाएगा, 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सम्मुख पेश करना होगा, उस व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सम्मुख लेके जाना होगा। 22 है, निवारक निरोध कितने माह तक हो सकता है? अधिकतम 3 माह तक हो सकता है, ठीक है। लेकिन संसद इस 3 माह की अवधि को बढ़ा सकती है, और यह अधिकतम 1 वर्ष तक बिना अपराध के, 1 वर्ष तक बिना अपराध के बढ़ा सकती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में क्या बताया गया है? अब इसके बाद है शोषण के विरुद्ध अधिकार। समानता हो गई, स्वतंत्रता हो गई, समानता, स्वतंत्रता,
सबको समान किया गया, सबको स्वतंत्र किया गया, उसके बाद उनका शोषण न हो, कर्म से जोड़ा गया। ठीक है, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार है अनुच्छेद 23 से 24 में। इसमें क्या बताया अनुच्छेद 23 में, मानव दुर्व्यापार, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मानव का व्यापार न हो। इससे पहले एक प्रथा थी गुलाम प्रथा, दास प्रथा। गुलाम प्रथा ये राजा के समय में थी, गुलाम प्रथा, दास प्रथा। गुलामों को इनकी एक अलग से, जैसे वस्तुओं की मंडियां होती है, अलग से मंडी लगती थी और गुलामों की खरीद फरोख्त होती थी, गुलामों की खरीद फरोख्त। आज भी कुछ स्थान ऐसे हैं जहाँ पर पुरुषों की या महिलाओं की खरीद फरोख्त होती है, जो बहुत ही घिनौना करते हैं। तो मानव दुर्व्यापार, बलात्सरम, बेगारी पर प्रतिबंध अनुच्छेद 23 में डिफाइन किया गया है। इसमें क्या है, मानव दुर्व्यापार, मनुष्य का व्यापार नहीं होगा। बलात्सरम, किसी से जबरदस्ती कोई कार्य नहीं कराया जाएगा। बलपूर्वक, बलात् मतलब बलपूर्वक। बेगारी पर प्रतिबंध, बेगारी पर प्रतिबंध का मतलब है किसी से काम कराने के बाद उसका मेहनताना मजदूरी उसको दी जाएगी। और मजदूरी का मतलब ये नहीं है कि उसको काम करा पूरा दिन और 100 रुपए दिए। ये इसमें सुस्पष्ट परिभाषा दी गई है कि उनकी मजदूरी वो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अंतर्गत हो। जो इसमें बताया गया है ना, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, मिनिमम वेजेज एक्ट, मिनिमम वेजेज एक्ट, ये सब इसी आधार पर ये एक्ट और ये उसी आधार पर लाया गया है सब। मूल अधिकार हो गया डीपीएसपी के आधार पर, ऐसे नहीं। मिनिमम वेज एक्ट मतलब उसको एक निर्धारित मजदूरी सरकार की तरफ से बताई गई है, वह मजदूरी उसको देनी है। तो इस आधार पर कौन कौन से कानून बने, बंधुआ मजदूरी व्यवस्था निरसन अधिनियम 1976, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, ठेका श्रमिक अधिनियम 1970 और समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976। ये है ना समान पारिश्रमिक अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम। सबको बराबर वेतन मिलना चाहिए, मतलब चाहे अगर किसी ने काम किया है, चाहे वो महिला हो, चाहे वो बच्चा हो, सॉरी बच्चा नहीं, महिला हो या पुरुष हो, बच्चों के लिए तो अपराध है, महिला हो या पुरुष हो, उसको समान पारिश्रमिक मिलना चाहिए। ठेका श्रमिक अधिनियम 1970, न्यूनतम मजदूरी बताई थी आपको, बंधुआ मजदूरी। बंधुआ मजदूरी निरसन करने के लिए था, मतलब उसको समाप्त करने के लिए था बंधुआ। अनुच्छेद, नेक्स्ट पॉइंट है अनुच्छेद 24, बाल श्रम पर प्रतिबंध, बाल शोषण के विरुद्ध संरक्षण। मतलब नाबालिग से कोई भी कार्य नहीं कराया जाएगा। बाल शोषण, इसमें 3 बातें बताई गई हैं, इसको पहले से वो देखते हैं। बाल श्रम से प्रतिबंध, बाल श्रम से प्रतिबंध में क्या क्या बताया गया है, कोई भी कार्य कौन कौन सा नहीं कराया जाएगा, जैसे खनन, कारखाना या फिर कोई खतरनाक कार्य। अब इस खतरनाक कार्य को परिभाषित कौन करेगा, इस खतरनाक कार्य को जब भी जरूरत पड़ेगी सरकार परिभाषित करेगी, संघ सरकार इसकी परिभाषा देगी जब भी जरूरत होगी। ठीक है, संघ सरकार खतरनाक कार्य की स्पष्ट परिभाषा जब भी जरूरत होगी प्रदान करेगी। उसके बाद है, और बाल, इसमें 2016 में यही, इसके बाद ये देखते हैं, बाल संरक्षण अधिनियम 1986 2016 में संशोधित हुआ। तो इसमें संशोधन में क्या किया गया, 2016 में संशोधन हुआ, इसमें ये बताया गया कि इनमें से किसी भी काम में उसको नहीं लगाया जा सकता, लेकिन उसके साथ अगर वह मनोरंजन का क्षेत्र है, मनोरंजन का क्षेत्र और अपना घरेलू उद्यम, अपना कोई घरेलू कार्य है, जैसे बहुत जगह देखा होगा आपने, उस कार्य को कर सकता है, उसके लिए उस पर कोई भी निर्बंधन नहीं लगाया गया। मनोरंजन के क्षेत्र में आपने देखा होगा बच्चे हैं, नाबालिग भी कार्य करते हैं, और घरेलू उद्यम में भी कार्य कर सकता है, उस पर कोई निर्बंधन नहीं लगाया गया। इसके बाद है बाल शोषण के विरुद्ध संरक्षण, किसी भी प्रकार से नाबालिग का शोषण नहीं किया जाएगा, उसके विरुद्ध संरक्षण प्रदान किया गया है। उसको किसी भी कार्य के लिए बाधित या कोई ऐसा घिनौना कृत्य नहीं कराया जाएगा जिससे उसके अधिकारों का हनन होता है। नेक्स्ट पॉइंट, अनुच्छेद 25 से 28, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। अब इसके बाद आगे, शोषण के बाद आगे धर्म की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 25 में क्या बताया गया है, अनुच्छेद 25 में बताया गया प्रत्येक व्यक्ति को अंतःकरण की स्वतंत्रता होगी। प्रत्येक व्यक्ति को मतलब अपनी अंतरात्मा से जिसको भी मानना चाहे उसकी स्वतंत्रता होगी पूरी पूरी। राइट टू रिलीजन,
प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म को मानने, आचरण किया है ना, अंतःकरण की अपनी अंतरात्मा से, अब उस अंतरात्मा से अपने धर्म को मानने, उसका आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता होगी। 25 में इन दो बातों को परिभाषित किया गया है। ठीक है, अपने धर्म को मान भी सकता है, उसका आचरण भी कर सकता है अच्छे से और उसका प्रचार भी कर सकता है। एक लेकिन इसके साथ साथ राज्य ने कुछ बातें भी बताई है कि इसके साथ साथ एक बिंदु उठा था, धर्म परिवर्तन को। तो धर्म परिवर्तन को किस आधार पर सरकार ने गलत बताया? इससे पहले केसी नियोगी समिति बनी थी, केसी नियोगी कमेटी के नाम से जो है, ठीक है। उसने धर्म परिवर्तन को किस आधार पर गलत बताया और उसके बाद सरकार ने यूपी में एक कानून आया था, उड़ीसा में भी आया था, किन किन आधार पर उसको गलत बताया? 3 आधार पर धर्म परिवर्तन नहीं किया जा सकता, लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य। इन तीनों के आधार पर धर्म परिवर्तन को गलत बताया। ठीक है, और धर्म परिवर्तन को गलत बताने का कारण क्या था कि धर्म परिवर्तन किसी लालच के आधार पर न किया जाए, इसका आधार कोई लालच नहीं होना चाहिए। उसकी अगर अंतःकरण है उसका, उसको मानने की स्वतंत्रता है, लेकिन किसी भी धर्म को मान सकता है, लेकिन उसको लालच के आधार पर धर्म परिवर्तन को जायज नहीं ठहराया जाएगा। लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के आधार पर युग में संशोधन है। नेक्स्ट पॉइंट, अनुच्छेद 26। अनुच्छेद 26 में क्या बताया गया? अनुच्छेद 26 में कोई भी धार्मिक समूह धार्मिक कार्यों के लिए संगठन, धार्मिक मामलों का प्रबंधन, धार्मिक कार्यों के लिए संपत्ति का प्रबंधन करने का स्वतंत्र होगा। कोई भी ट्रस्ट है, धार्मिक समूह है, ठीक है, वह अपने धार्मिक कार्यों के लिए संगठन बना सकता है, मतलब कुछ सभाएं बना सकते हैं, बशर्ते वो सभाएं किसी दूसरे धर्म को नुकसान न पहुंचाती है, किसी दूसरे धर्म की निंदा न करती हो। धार्मिक कार्यों के लिए संगठन बना सकता है, धार्मिक मामलों का प्रबंधन कर सकता है, जो संगठन बनाए हैं उनका प्रबंधन, उनका मैनेजमेंट कर सकता है। धार्मिक कार्यों के लिए संपत्ति इकट्ठा कर सकता है, जैसे दान पेटियां हैं, दान है, उनके लिए संपत्ति इकट्ठा कर सकता है। हर धर्म में बताई गई है जगत और ये दान और ये सब कुछ ऐसे ऐसे हर धर्म में डिफाइन किया गया है। संपत्ति इकट्ठा कर सकता है और उस संपत्ति का प्रबंधन करने के लिए स्वतंत्र होगा। उस संपत्ति का प्रबंधन उसको किस प्रकार करना है उसके लिए वह स्वतंत्र है, वह धार्मिक समूह न कि राज्य है, वह धार्मिक समूह, ठीक है। इसके आधार पर अनुच्छेद 27 में क्या बताया? अनुच्छेद 27 में धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के समुदाय से स्वतंत्रता। अगर कोई व्यक्ति किसी धार्मिक समूह में दान करता है तो उसकी जो दान की गई राशि नॉन टैक्सेबल होगी, वो कर के दायरे में नहीं आएगी, नॉन टैक्सेबल, करों के संदाय से स्वतंत्र। और वो जो इकट्ठा की गई संपत्ति है वो भी करों के संदाय से स्वतंत्र होगी, मतलब उस पर भी कोई कर नहीं लगाया जाएगा। जितनी भी राशि इकट्ठा की जाएगी उस पर कोई कर नहीं लगाया जाएगा, क्योंकि एक कमाई का जरिया नहीं है, इसको कमाई का साधन नहीं बताया गया राज्य द्वारा, वह एक नॉन टैक्सेबल इनकम हो। उसके बाद क्या बताया? राज्य ऐसा कोई कर नहीं लगाएगा जिसका उपयोग किसी धार्मिक कार्य में हो, मतलब राज्य की तरफ से, सरकार की तरफ से इस प्रकार का कोई भी टैक्स नहीं लगाया जाएगा जिस टैक्स को वह बाद में धार्मिक कार्यों में उपयोग करे या उसमें किसी भी धर्म के लिए सब्सिडी प्रदान करे, ऐसा कोई कर राज्य के द्वारा नहीं लगाया जाएगा। उसके बाद अनुच्छेद 28, अनुच्छेद 28 में बताया गया धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने से स्वतंत्रता। इसमें बताया गया कि हर व्यक्ति को अधिकार है कि वह धार्मिक शिक्षा में उपस्थित हो या न हो, मतलब उसको अनुपस्थित रहने की स्वतंत्रता है। अगर उपस्थित होने की स्वतंत्रता है तो अनुपस्थित होने की भी स्वतंत्रता है। जैसे आपको पिछले 2 आर्टिकल में बताया, 19 में अगर उसको बोलने का अधिकार है तो क्या चुप रहने का भी अधिकार है, 21 में अगर क्या जीने का अधिकार है तो क्या मरने का भी अधिकार है। तो अनुपस्थित होने की स्वतंत्रता भी उसको है, अगर वह उसको उपस्थित होने की स्वतंत्रता। अब इसमें 3 बातें क्या क्या बताई गई है? एक तो राज्य द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त हो, राज्य द्वारा प्रबंधित हो, ठीक है। एक राज्य द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त लेकिन राज्य द्वारा प्रबंधित न हो, और एक राज्य द्वारा ही न तो राज्य द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त हो और न ही राज्य द्वारा प्रबंधित हो। तो उनमें क्या इसमें उसमें बताया गया क्या उनमें उपस्थित हो सकता है, अनुपस्थित हो सकता है? तो पहले में अनुपस्थित होने की स्वतंत्रता है, दूसरे में छात्र की मर्जी है,
चाहे तो चाहे, नहीं तो नहीं। और तीसरे में उसको बाध्य है। ठीक है, धार्मिक स्कूल जिनको बोलते हैं, धार्मिक स्कूल, इसमें उनको स्वतंत्र होने की नहीं। अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, अनुच्छेद 29 से 30, संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार, समानता, स्वतंत्रता और शोषण, धर्म की स्वतंत्रता। उसके बाद आता है संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29 से 30। अनुच्छेद 29 में डिफाइन किया गया है अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। सबसे पहले देखते हैं अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक वर्ड का इस्तेमाल हुआ है, तो अल्पसंख्यक कौन है? अल्पसंख्यक की परिभाषा, अल्पसंख्यक की परिभाषा बताई गई है सुप्रीम कोर्ट द्वारा। किसी राज्य की कुल जनसंख्या में उस वर्ग की संख्या का प्रतिशत, ये है अल्पसंख्यक की परिभाषा, इसको याद रखना। किसी राज्य में की कुल जनसंख्या में उस वर्ग की संख्या का प्रतिशत नहीं कितना है, उसके आधार पर अल्पसंख्यक को परिभाषित किया गया है। तो इसमें क्या है, अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण, वो कोई वर्ग अल्पसंख्यक है तो उसके हितों के संरक्षण प्रदान किया गया है अनुच्छेद 29 के आधार पर। इसमें दूसरा पॉइंट क्या है, अल्पसंख्यक वो भारत में, भारत के संदर्भ में ये तो अधिकार देते हैं। अल्पसंख्यक वो भारत में अपनी लिपि, भाषा, संस्कृति संरक्षित करने का पूर्ण अधिकार प्रदान किया गया है। ठीक है, राज्य किसी व्यक्ति को धर्म जाति के आधार पर शिक्षण संस्थान या अन्य संस्थान में प्रवेश से नहीं रोकेगा। ये भी इसी में डिफाइन किया गया है कि राज्य किसी व्यक्ति को धर्म जाति के आधार पर शिक्षण संस्थान में प्रवेश से नहीं रोकेगा। अल्पसंख्यक कौन सी होती है? अल्पसंख्यक संस्थाएं राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त, राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त, राज्य द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त, वित्तीय सहायता प्राप्त, मान्यता, वित्तीय सहायता प्राप्त, और इन दोनों में से कोई भी नहीं, न तो राज्य द्वारा मान्यता हो, न राज्य द्वारा वित्तीय सहायता हो, किसी ट्रस्ट द्वारा चलाई गई संस्था। ठीक है, और अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं में एक संशोधन हुआ था, 93वां संशोधन, 93वां संशोधन। इसमें था अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण। ठीक है, इसको याद कर लेना, 93वां संशोधन अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण को लेकर था। ये संशोधन इम्पोर्टेंट है, सारे याद रखना जो जो बताए गए। इसके बाद है नेक्स्ट, अनुच्छेद 30, शिक्षण संस्थानों की स्थापना व प्रशासन का अधिकार। ये जो आपको बताया ना, राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त, राज्य द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त या किसी ट्रस्ट द्वारा चलाए गए ये शिक्षण संस्थान, इसमें डिफाइन। ठीक है, शिक्षण संस्थानों की स्थापना व प्रशासन का अधिकार। अल्पसंख्यकों को अपनी धर्म, भाषा, संस्कृति के संरक्षण के लिए शिक्षण संस्थाएं स्थापित करने का पूर्ण अधिकार प्रदान किया गया है। इसमें बस इतना ही है। नेक्स्ट, इसके बाद है संपत्ति का अधिकार। इससे क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, और इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया, क्या संपत्ति का अधिकार एक मूल अधिकार है? और मूल अधिकार नहीं है तो वो कैसा अधिकार है? ठीक है, एक संवैधानिक अधिकार है। इसको कहाँ डिफाइन किया गया है, यहाँ से हटा के अनुच्छेद 300, ये या क्या कोई भी बोल, अनुच्छेद 300 क्या है, संपत्ति का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार। दो अधिकार आपको बताए हैं, वोट देने का अधिकार, विधि का अधिकार, मत देने का अधिकार, वोट या मत, और संपत्ति का अधिकार। इनको याद रखना है, वन लाइन क्वेश्चन में कई बार पूछे गए हैं। संपत्ति का अधिकार, इसमें क्या क्या बताया गया? इसमें बताया 31 ए में, 31 ए, राज्य लोकहित में संपत्ति का अर्जन कर सकता है। ठीक है, 9वीं अनुसूची न्यायिक पुनरावलोकन से बाहर थी और सामाजिक न्याय के लिए भूमि अधिग्रहण किया जा सकता है। इसको मैं आपको बताऊंगा अभी केस के माध्यम से। इसके बाद बताया गया है 39 क्या है, 39 क्या है में, उनतालीस, अच्छा ये आ गई डीपीएसपी। 39 क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। लेकिन वैसे तो मौलिक अधिकारों को वरीयता दी गई है मौलिक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के ऊपर, लेकिन 39 ख और 39 ग, 39 ख में क्या बताया गया है, 39 ख में आपको क्लियरली उसमें बता दिया जाएगा, संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण हो, संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण। ठीक है, और 39 ग में बताया गया है कि
संसाधनों का विकेंद्रीकरण हो, मतलब उनको एक जगह इकट्ठा ना किया जाए, सबको बराबर मिले। ये दोनों को मौलिक अधिकार पर वरीयता दी जाएगी। इन दोनों को, जो संपत्ति का अधिकार है 31, इन दोनों को इनके ऊपर वरीयता दी जाएगी। इनको पहले माना जाएगा और उसके बाद 31 संपत्ति के अधिकार को माना जाएगा। ठीक है, केस में बताया गया है। इसमें कुछ केस हुए, 1967 में गोलकनाथ केस हुआ और 25वां संशोधन हुआ, 25वां संशोधन 31C। ठीक है, और उसके बाद 42वां संशोधन 1976 हुआ था, जिसमें मौलिक कर्तव्यों को भी जोड़ा गया था। उसके बाद 1980 मिनर्वा मिल्स केस हुआ, उसमें 42वें संशोधन को शून्य घोषित किया गया फिर से। लेकिन उसके बाद केस हुआ केशवानंद भारती। 1973, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, गूगल पे पढ़ लेना, अदरवाइज में स्लाइड में आपको अगर केस पर आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लोगों के लिए इंपॉर्टेंट ज्यादा है। बस याद रखना केशवानंद भारती वाद 1973, इसको याद कर लेना 1973 इसके साथ समय। ठीक है, इसने संविधान की आधारभूत ढांचे को स्पष्ट किया है, आधारभूत ढांचे को स्पष्ट किया है इसने। तो इसमें क्या था, इसमें उसके बाद जोड़ा गया, ये इंपॉर्टेंट है, 44वां संशोधन 1978। इसमें क्या बताया गया, इसमें बताया गया कि वर्तमान स्थिति जो है, न्यायिक पुनरावलोकन हो सकता है, न्यायिक पुनरावलोकन, जो इसमें वर्तमान स्थिति है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट दोनों में। 39B जो आपको बताया, 39 ख तथा ग, तो इसके आधार पर वरीयता तो दी जाएगी, लेकिन इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि मौलिक अधिकार वह नीति नहीं दे सकता तो एक दूसरे के पूरक हैं, न कि प्रतियोगी, क्योंकि सभी एक संविधान के अंदर समाहित है, सभी एक संविधान का भाग, एक दूसरे के पूरक है, न कि प्रतियोगी है। इसके साथ साथ ये भी परिभाषा स्पष्ट की गई। ठीक है, ये आ गया 44वां संशोधन 1978। संपत्ति के अधिकार को 300 क्या में संवैधानिक अधिकार, इसको याद रखना है, एक संवैधानिक अधिकार है। लाइनर आपको ऑप्शन दे देगा, विधिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार, मूल अधिकार, किस प्रकार का अधिकार है, तो आपको संवैधानिक अधिकार। इसके बाद है अनुच्छेद 32, जो आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा। उससे पहले देखते हैं अनुच्छेद 33। अनुच्छेद 33 में संसद के सशस्त्र बलों के मूल अधिकारों पर युक्त निर्बंधन लगाने का अधिकार, मतलब ये संसद के नहीं है, संसद को सशस्त्र बलों के आधार पर, जिससे शांति व्यवस्था बनी रहे, सैन्य विद्रोह न हो या फिर कोई ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जिससे देश की आंतरिक या बाह्य सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो, इसके आधार इसको देखते हुए सशस्त्र बलों के मूल अधिकारों पर कुछ निर्बंधन लगाए गए हैं। ठीक है, उसके बाद मार्शल लॉ, युद्ध, अशांति, दंगे कानून का उल्लंघन के आधार पर। ठीक है, और ये सभी से में आते हैं अर्धसैनिक बल, सैनिक बल, सबको इसके अंदर समाहित किया गया है। सेना, अर्धसैनिक बल, पुलिस, सभी को अपनी यूनियन बनाने का अधिकार है, लेकिन सेना, अर्धसैनिक बल और पुलिस को अपनी यूनियन बनाने का अधिकार नहीं है। ठीक है, इसी के आधार पर इन पर निर्बंधन लगाए गए। ऐसे हर कोई ना कोई कानून किसी न किसी अधिकार संविधान के अनुच्छेद से जुड़ा हुआ है। उसके बाद अनुच्छेद 34, मार्शल लॉ, युद्ध अशांति, दंगे कानून का उल्लंघन के आधार पर मार्शल लॉ लगाया जा सकता है, युद्ध अशांति या दंगे कानून के उल्लंघन के आधार पर। इसको बोलते हैं सैन्य कानून, जबकि सैन्य शासन की परिभाषा अलग है, यह एक अलग परिभाषा है। इसको बोलते हैं सैन्य कानून, कानून बोलते हैं इसको, सैन्य कानून। इसी के आधार पर अफसपा, जिसको अभी कोर्ट में सुनवाई चल रही है, अफसपा, आर्म फोर्स प्रोटेक्शन सिक्योरिटी एक्ट, ठीक है, इसको लागू किया गया हुआ है इसी के आधार पर, अशांति दंगे उल्लंघन के आधार पर। ठीक है, इसके बाद है अनुच्छेद 35, मौलिक अधिकार लागू करने की विधियां संसद द्वारा बनाई जाएगी। आर्टिकल 13 में विधि की परिभाषा के अंदर आपको स्पष्ट किया जा चुका है कि विधि क्या होगी, जनता द्वारा चुनी गई सभा जो कि संसद कहलाती है, उसके द्वारा बनाई जाएगी लिखित में, उसको फिर से बताया गया। नेक्स्ट, अब उसके बाद देखते हैं आर्टिकल 32।
जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स में से एक है। इसमें से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसमें है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है। और इसको इसके बारे में जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर तथा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। कुछ आत्मा संबंधी बातें गई, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है उन्होंने क्या कहा था, और ये याद भी रखना है। इसमें क्या बताया गया है, एक सिद्धांत है लोकस स्टैंडाई का सिद्धांत। इससे पहले कुछ बेसिक बातों को देखते हैं। लोकस स्टैंडाई का सिद्धांत, एसपी गुप्ता केस, ठीक है, एसपी गुप्ता केस। इसी के आधार पर है पीएन भगवती, जस्टिस पीएन भगवती थे, उन्होंने जनहित याचिका, कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के अधिकार, इसमें क्या बताया गया, कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के अधिकार के लिए, परिभाषा स्पष्ट करें, कोई व्यक्ति न कि अपने लिए, किसी अन्य व्यक्ति के लिए, किसी अन्य व्यक्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। पीएन भगवती केस में ये बताया गया, ठीक है। एशियाड गेम केस हुआ था, पीपल यूनियन फॉर सिविल राइट, ठीक है, उसके आधार पर इसको बताया गया था। अब इसके आधार पर ये संवैधानिक उपचारों के अधिकार पर सर्वोच्च न्यायालय को 5 प्रकार की रिट जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। 5 प्रकार, इनको याद कर लेना, एक बार में ऐसा समझा दूंगा, कभी नहीं भूल पाओगे। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 5 प्रकार की रिट जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है, और संसद कानून बनाकर किसी अधीनस्थ न्यायालय को भी यह अधिकार दे सकती है, ठीक है, लोअर कोर्ट को भी यह अधिकार दे सकती है। इस संविधान के प्रावधान का उपयोग करते हुए इसे निरस्त भी किया जा सकता है, ठीक है। और रिट जारी करने का अधिकार कहाँ से लिया गया है, इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है, इसको भी याद कर लेना, ये भी इम्पोर्टेंट है। अब ये बात हो गई, बेसिक बात हो गई। रिट जारी करने का अधिकार न्यायपालिका का राजय आदेश था, उससे लिया गया है सिविल और क्रिमिनल मामलों में, ठीक है, ये हो गया। और ये अधीनस्थ न्यायालय को भी अधिकार दे सकती है, 5 प्रकार की रिट जारी करती है। वो 5 प्रकार की रिट कौन सी है, उन पर एक नजर डालते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण, नंबर 1 बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस, ये इंग्लिश के वर्ड नहीं है, लैटिन के वर्ड, ठीक है, वो याद रखना है। बंदी प्रत्यक्षीकरण या हैबियस कॉर्पस, इसमें क्या डिफाइन किया गया है, ये किसके विरुद्ध है और किसके हित में है, ठीक है। न्यायालय किसी प्राधिकारी को, तो मतलब प्राधिकारी के विरुद्ध हो गया, और किसके हित में हो गया, जिसे गिरफ्तार करने का अधिकार हो, किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति को बंदी बनाया हो, किसी व्यक्ति को बंदी बनाया हो, तो व्यक्ति के हित में हो गया और प्राधिकारी के विरुद्ध हो गया। तो ये किसके विरुद्ध है, प्राधिकारी, वैसे विरुद्ध नहीं है, मतलब इसको कह सकते हैं। किसी व्यक्ति को बंदी बनाओ, को यह आदेश देता है कि गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर सशरीर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण सीधा सीधा सा मतलब है, उसको प्रत्यक्ष किया जाए, कहाँ, किसके द्वारा, और यह अधिकार किसके पास है, सिर्फ मजिस्ट्रेट के पास है, जिला जज के पास, मजिस्ट्रेट है ना, निकटतम मजिस्ट्रेट तो निकटतम जिला जज है, जिला जज, उसके समक्ष प्रस्तुत किया जाए उस व्यक्ति को। किसी व्यक्ति को अधिकार देता है कि उसको 24 घंटे के अंदर, समय सीमा निर्धारित की गई है 24 घंटे के अंदर, बशर्ते कुछ ऐसी परिस्थितियां ना हो कि वह 24 घंटे के अंदर प्रस्तुत न हो सके, कोई छुट्टी या फिर कोई ऐसा परिस्थिति उत्पन्न हो। पॉइंट नंबर 2, परमादेश। परमादेश का मतलब है परम आदेश, कौन देगा, ये परमादेश देने का अधिकार है सर्वोच्च न्यायालय को, सबसे सर्वोच्च संस्था वही है सर्वोच्च न्यायालय। परम आदेश, ऐसे आदेश, मैंडेमस, इसका मतलब है हम आदेश देते हैं। सर्वोच्च न्यायालय किसी कार्यपालिका या प्रशासनिक अधिकारी को या कोई व्यक्ति जो लोक कार्य में लिप्त हो को आदेश देता है ताकि उनसे उनके कार्य में उनके नकारने के संबंध में पूछा जाए। तो इसमें क्या बताया गया है, इसमें बताया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय किसी भी कार्यपालिका, कोई कार्यपालिका संस्था हो गई या प्रशासनिक अधिकारी, जो आपको डिफाइन किए जा चुके हैं अनुच्छेद 12 में स्टार्टिंग में, ठीक है,
प्रशासनिक अधिकारी या कोई व्यक्ति जो लोक कार्य में लिप्त, उनको यह आदेश देगा कि अपने कार्य बताओ, आपने किस आधार पर कार्य किए हैं, और उनको आपने अगर आपको करने थे, आपके नौकरी संबंधित है या आपके कार्य क्षेत्र में आते हैं और आपने उनको नकार दिया है, तो नकार क्यों दिया है उसका भी रीजन बताओ। दोनों रीजन जो है सर्वोच्च न्यायालय से पूछ सकता है, परमादेश देगा। तीसरा, प्रतिषेध, प्रोहिबिशन, रोकना। प्रोहिबिट मतलब प्रोहिबिट, रोकना। कनिष्ठ न्यायालय के अर्ध न्यायिक संस्थाओं के विरुद्ध या अधिकरणों के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह आदेश कि वह अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर सुनवाई न करे। ठीक है, दो रिट है, प्रतिषेध और उत्प्रेषण, इन दोनों में अंतर समझना है। दोनों में एक जैसी परिभाषाएं दी गई है और दोनों में अंतर क्या है? अंतर क्या है कि इसमें तो अभी तक निर्णय नहीं आया है, निर्णय नहीं आया, और उत्प्रेषण में निर्णय आ चुका है। ठीक है, देखते हैं प्रतिषेध। सर्वोच्च न्यायालय कनिष्ठ न्यायालयों को आदेश देगा या अर्ध न्यायिक संस्थाओं, क्वासी जुडिशियल जो होती है, उनके विरुद्ध या अधिकरणों को विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय आदेश देगा कि अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर, जो उनका अधिकार क्षेत्र है, जो डिफाइन किया गया है, उसी के अंदर, उसी के दायरे में रहते हुए कार्रवाई करे, उसके बाहर जाने की कोशिश न करे, उसके बाहर सुनवाई न करे, यह आदेश देता है। उत्प्रेषण, उत्प्रेषण का मतलब है सर्स्योरी। सर्स्योरी में बताया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को यह आदेश देना कि वह लंबित मामलों को, इसमें निर्णय नहीं आया ना, इसमें निर्णय आ गया और इसमें निर्णय नहीं आया, लंबित मामलों को स्थानांतरण करे। अगर उपरोक्त रिट के अनुसार निर्णय सुनाया जा चुका है तो सर्वोच्च न्यायालय ऐसे निर्णय को शून्य घोषित कर सकता है। इसमें क्या बताया गया? उत्प्रेषण, प्रेषित करे, प्रेषित, सेंड, प्रेषण उससे बना है उत्प्रेषण, प्रेषित करे मतलब भेजे, उनको सेंड करे। सर्वोच्च न्यायालय कनिष्ठ न्यायालय को यह आदेश देगा कि लंबित जितने भी मामले हैं उसमें निर्णय अगर नहीं सुनाया गया तो उनको सर्वोच्च न्यायालय को हैंड ओवर करे, सर्वोच्च न्यायालय के पास प्रेषित करे। और अगर रिट नंबर 3, उपरोक्त रिट है ना, रिट नंबर 3 के अनुसार अगर निर्णय सुनाया भी जा चुका है तो सर्वोच्च न्यायालय उस निर्णय को शून्य घोषित कर सकता है। ऐसी सर्वोच्च न्यायालय के पास पूरी शक्ति है। ये दोनों रिट एक दूसरे जुड़ी है, इस प्रकार उनको याद रखना है, प्रतिषेध और उत्प्रेषण, या ऐसे याद रख लेना जिसमें दोनों में शय आया हुआ। ठीक है, वैसे तो मैं एक्सप्लेनेशन इतनी अच्छे से कर दी कि आपको याद ही रह जाएगा। इसके बाद है अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा मतलब को वारंटो। सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति से यह पूछ लेगा आपने किस अधिकार पर यह पद धारण किया या किस आधार पर आप यह कार्य कर रहे हो, उनको कारण बताओ नोटिस जारी कर सकता है। अब इसको देखते हैं परिभाषा क्या दी गई है। परिभाषा में दिया गया है किसी प्राधिकारी को, इन सब की परिभाषा में अनुच्छेद 12 में बता चुका हूँ आपको। किसी प्राधिकारी को जिसने बिना योग्यता या गलत तथ्यों पर पद धारण कर लिया हो, बिना योग्यता या गलत फर्जी डॉक्यूमेंट्स लगाते के या बिना योग्यता के, या अगर कोई सरकारी इंजीनियर बन चुका है और उसके पास इंजीनियरिंग की डिग्री नहीं है, सरकारी डॉक्टर बन चुका है उसके पास डॉक्टर की डिग्री नहीं है, बिना योग्यता के, या तथ्य गलत दिया, उसने फर्जी कागज लगाए हैं पर पद धारण कर लिया हो, सर्वोच्च न्यायालय यह आदेश देता है कि वह कारण बताए किस आधार पर उसने पद धारण किया है, उसको कारण बताओ नोटिस भेज देगा और फिर उसके आधार पर कार्यवाही की जाएगी। ये हो गई आपकी। तो इसमें एक केस भी था, उत्तर प्रदेश केस। ठीक है, उसको छोड़ दो, आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसके आधार पर ये 5 प्रकार की रिटें। अनुच्छेद 226 याद रखना, अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय द्वारा भी ये 5 प्रकार की रिट जारी की जा सकती है और संसद कानून बनाकर किसी कनिष्ठ न्यायालय को भी यह अधिकार दे सकती है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इस पे कानून कौन बना सकती है? संसद। ये भी याद रखना, संसद ये अधिकार किसको दे सकती है? संसद। नेक्स्ट, ये हो गए आपके मूल अधिकार कंप्लीट। अब इसके बाद देखते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इनको भाग 4 में, संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक डिफाइन किया गया है। ठीक है, इसमें तो आपको सीधा याद रखना है, बहुत ज्यादा परिभाषा की इसमें जरूरत है नहीं, याद रख लेना है, जो इम्पोर्टेंट है आपको बता दिया जाएगा। तो उससे पहले कुछ बेसिक बातें देखते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए, जिनको बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स।
प्रिंसिपल्स, ठीक है, डीपीएस की शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, राज्य के नीति दे। और इनका उद्देश्य क्या था, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए। इनकी इतिहास देखते हैं कहाँ से इनकी शुरुआत हुई। ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस रिपोर्ट, जिसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, उसने 1928 में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी जिसमें मौलिक अधिकारों का जिक्र किया गया, ठीक है। उसके बाद 1945 में तेज बहादुर सप्रू कमेटी बैठाई गई, इसमें अधिकारों को दो भागों में डिफाइन किया गया, जिसको सप्रू समिति भी बोलते हैं, सप्रू समिति, जिसने मौलिक अधिकारों को दो भागों में, जिसने अधिकारों को, नहीं मौलिक अधिकार, जिसने अधिकारों को दो भागों में बांटा। एक तो न्यायोचित परिवर्तनीय, जिसके लिए न्यायालय में जाया जा सके, जिनको मौलिक अधिकार का नाम दिया गया, मौलिक अधिकार का नाम दिया गया। दूसरे गैर न्यायोचित, जिनके लिए न्यायालय में नहीं जा सकते, जिनको नीति निर्देशक तत्वों का नाम दिया गया, ठीक है। ये दो, इन्हीं को राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहा गया, ठीक है। सप्रू समिति के आधार पर इनको समाजवादी, ऐसा संविधान में कहीं नहीं लिखा है, लेकिन इनको समाजवादी, गांधीवादी तथा उदारवादी तत्वों में वर्गीकृत किया गया है, अनुच्छेदों के आधार पर, उनके उसमें परिभाषाओं के आधार पर। इनसे अलग तो इनको लिया कहाँ से गया है, और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, इनको लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। ये याद रखने का पॉइंट है, कई बार पूछा गया है आयरलैंड। आपको मैं बता दूंगा, एक पूरी हिस्ट्री इसकी पॉलिटी की पूरी कंप्लीट क्लास दे दूंगा आयरलैंड के संविधान से। कमेंट बॉक्स में बता देना पॉलिटी की पूरी कंप्लीट क्लास अगर आपको चाहिए। चीजों, अनुच्छेदों को स्टार्टिंग से जोड़ते हुए ऐसे ऐसे समझा दूंगा कि आपको बोलना मुश्किल होगा। कैसे राज्य बना, उसके बाद उसमें नागरिक आए, फिर उनको मूल अधिकार दिए गए, फिर राज्य कर्तव्य, फिर उन पे जब इतना बन गया तो उसके बाद कौन होगा उनके कर्तव्य, उसके बाद उन पे एक राष्ट्रपति होना चाहिए, उस पूरे संस्था को चलाने वाला, उसको एक सलाह देने वाली समिति होनी चाहिए जिसको प्रधानमंत्री कार्यपालिका, उसके बाद फिर ये केंद्र के लिए हो गए, फिर राज्यों के लिए उसमें निर्णय करने वाली संस्थाएं भी होनी चाहिए, कुछ जैसे न्यायालय। इस प्रकार मैं आपको एक क्लास प्रोवाइड करके बता दूंगा, कमेंट बॉक्स में आप टाइप कर देना। इसमें अब इनसे अलग देखते हैं, 36 से 51 में इनको डिफाइन किया गया है, लेकिन इससे अलग भी कुछ और नीति निर्देशक तत्व है जिनको इस श्रेणी में, कुछ और अनुच्छेद है जिनको नीति निर्देशक तत्वों की श्रेणी में रखा जा सकता है। कौन कौन से है? अनुच्छेद 335, सरकारी सेवाओं में पदों की नियुक्ति हो तो अनुसूचित जाति और जनजाति के दावे को प्रशासनिक, जनजाति के दावे की प्रशासनिक दक्षता बनाए रखी जाए। मतलब 335 के आधार पर अगर सरकारी सेवाओं के पदों में नियुक्ति की जाए तो अनुसूचित जाति और जनजाति के दावों की प्रशासनिक दक्षता बनाए रखने के लिए राज्य कुछ प्रावधान कर सकता है। अनुच्छेद 350 के प्रत्येक राज्य और स्थानीय प्राधिकारी भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त व्यवस्था करे। प्रत्येक राज्य, ये अलग पॉइंट है, प्रत्येक राज्य और स्थानीय प्राधिकारी, इन दोनों की परिभाषा आपको बता दी गई है ऑलरेडी। प्रत्येक राज्य और स्थानीय प्राधिकारी भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए प्राथमिक स्तर पर उन्हीं की मातृभाषा में शिक्षा की व्यवस्था करें। अनुच्छेद 350 क्या है, ये अनुच्छेद याद रखना। अनुच्छेद 351, हिंदी भाषा के प्रसार का प्रयास करे, यह संघ कर्तव्य हो। संघ कर्तव्य यह होगा कि वह हिंदी भाषा के प्रसार का प्रयास करे। यह संघ के संबंध में दर्शाए गए हैं जितने भी मौलिक कर्तव्य हैं। चलिए अब देखते हैं अनुच्छेद के अनुसार राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अनुच्छेद 36 से 51, इसमें क्या क्या डिफाइन किया गया है? अनुच्छेद 36, अनुच्छेद 36 में बताया गया है राज्य की परिभाषा, और राज्य की परिभाषा वही है जो अनुच्छेद 12 में वर्णित किए गए हैं। इसको आप पिछली स्लाइड में जाके देख सकते हैं अनुच्छेद 12 में, ठीक है, क्या क्या बताई गई है। राज्य संघ की कार्यपालिका विधायक है, राज्य की कार्यपालिका विधायक है, स्थानीय प्राधिकारी और स्थानीय, ठीक है, वो। अनुच्छेद 37, राज्य के नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते, जैसे सप्रू समिति में बताया गया था। यह गैर न्यायोचित प्रकृति के है। तो क्वेश्चन है, वन लाइनर पूछा गया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस प्रकृति के हैं? यह है गैर न्यायोचित प्रकृति। और मौलिक अधिकार न्यायोचित प्रकृति के, मतलब उनको न्यायालय में चुनौती दी जाए। नेक्स्ट, अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 38 में बताया गया सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करना तथा आय प्रतिष्ठा के अवसरों की असमानता समाप्त कर समानता सुनिश्चित करना। क्योंकि इसमें बताया गया था 38(1), 38(2),
लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए किया गया है ना इनका निर्माण। और ये दूसरा था इसमें आय की समानता, 38 तो सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करना लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए, और आय की समानता सुनिश्चित करना यह भी राज्य का कर्तव्य होगा। राज्य का मतलब है संघ, देश, भारत, यह भी राज्य का कर्तव्य होगा। ठीक है, नेक्स्ट 39 इम्पोर्टेंट है। 39 में देखते हैं, 39 में बताया गया है 39 का 39 पॉइंट नंबर 1 स्त्री पुरुष दोनों को जीविकोपार्जन के बराबर अवसर प्रदान करना। मतलब राज्य का यह कर्तव्य होगा कि वह लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा, स्त्री और पुरुष, है ना। उसमें बताया गया था कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, ना कि एक दूसरे के प्रतियोगी। पूरकता प्रदान कर रहे हैं ना, धर्म, लिंग, जाति 15 के आधार पर स्त्री पुरुष दोनों को जीविकोपार्जन के बराबर अवसर प्रदान किए जाएंगे। 39 राज्य भौतिक संसाधनों का वितरण और स्वामित्व इस प्रकार सुनिश्चित करेगा कि सभी वर्गों के साझा हित सुनिश्चित हो। मतलब संसाधनों का विकेंद्रीकरण करेगा, ना कि संकेंद्रीकरण। उनको विकेंद्रीकृत करेगा कि वो सभी के हिस्से में आ सके, इस प्रकार सुनिश्चित करेगा कि सभी वर्गों के हिस्सों में आ सके। 39 यही जो अभी बताया, धन और उत्पादन के साधनों का संकेंद्रण रोकना, वो किसी भी एक हाथ में नहीं रहने चाहिए। 39 इसमें ये जुड़ा हुआ है 39 से। 39 स्त्री और पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन, उनको जीविकोपार्जन के बराबर अवसर तो प्रदान कर दिए राज्य ने, ठीक है, दोनों काम कर सकते हैं, लेकिन उस किए गए काम के लिए दोनों को बराबर वेतन मिलेगा। दोनों ने अगर सेम काम किया है, बराबर वेतन, बराबर कार्य के लिए बराबर वेतन मिलेगा। आपको ऑलरेडी बताया जा चुका है, मिनिमम वेजेज एक्ट और ये सारी बातें, बराबर वेतन मिलेगा, ठीक है, ना कि कम या ज्यादा लिंग के आधार। कर्मकारों के स्वास्थ्य व बलात्श्रम पर प्रतिबंध, कर्मकारों के स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाएगा। कुछ स्वास्थ्य दशाएं निर्धारित की गई है। इंडस्ट्रियल फैक्ट्री एक्ट है, उसमें कुछ बहुत सी परिभाषाएं बताई गई है कि कहाँ कहाँ उनको खतरनाक कार्य कौन से और कहाँ उनको नहीं लगाना चाहिए, उसके आधार पर उनकी स्वास्थ्य दशाएं निर्धारित की गई है। और उनसे बलात्श्रम न किया जाए, बलात्श्रम पर प्रतिबंध लगाया गया है, ठीक है। 39 क्या है, समान न्याय व गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना। यह संघ का कर्तव्य होगा, राज्य का कर्तव्य होगा कि सभी को बराबर न्याय मिले, समान न्याय मिले। मतलब न्याय पैसे के आधार पर या उसके पद या उसके किसी भी उसका रुतबे के आधार पर न दिया जाए। कानून के लिए सब बराबर है, कानून के लिए सब बराबर। अगर कोई भी न्यायालय में जाए, न्यायालय का दरवाजा खटखटाए तो उसके वो सभी को एक दृष्टि से देखे, ठीक है। समान न्याय व गरीबों को, और गरीब जो कि अपने लिए अपने वकील नहीं कर सकता या वकील मुकदमा लड़ने के लिए फीस नहीं दे सकता, उसको निःशुल्क विधि सहायता उपलब्ध कराई जाए। उसको सरकारी तरफ से सरकारी वकील या सरकारी सहायता उपलब्ध कराई जाए। जैसा यही प्रावधान राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में किया गया है, आरटीआई में। अगर वह अपनी फीस देने में सक्षम है या लिखने में भी असक्षम है तो संबंधित प्राधिकारी या अधिकारी उसकी एप्लीकेशन लिखेगा और बिना फीस के, अगर वह गरीबी रेखा से नीचे है तो उसके एप्लीकेशन को संज्ञान में लेगा। नेक्स्ट अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन, ग्राम पंचायतों का गठन संबंधी प्रावधान किया गया है। ग्राम स्वराज की स्थापना इसी के आधार पर 73वां संशोधन 1992 में किया गया, जिसमें ग्राम पंचायतों को जोड़ा गया 243 अनुच्छेद में। कोई भी संशोधन या कोई भी एक्ट ऐसे ही नहीं बना, वो कहीं ना कहीं अनुच्छेदों से जुड़ा हुआ है। ग्राम पंचायतों के गठन की बात की गई है अनुच्छेद 40। इसके बाद है अनुच्छेद 41 कुछ दशाओं में शिक्षा व काम पाने के अधिकार को संरक्षित करना। राज्य वृद्ध व बीमार अक्षम व्यक्तियों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है, ठीक है। इसमें क्या बताया गया है, कुछ दशाओं में शिक्षा व काम पाने के अधिकार को संरक्षित रखा जाएगा, ठीक है। उसके हर उसमें जो इम्पोर्टेंट वो कंडीशंस बताई गई हैं। और राज्य वृद्ध बीमार व अक्षम व्यक्तियों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति वृद्ध है, बीमार है, तो इनके लिए कुछ विशेष सहायताएं, सब्सिडी या कुछ अन्य योजनाएं बना सकता है राज्य अपनी तरफ से, उनको मतलब जिससे वे भी मुख्य धारा में शामिल रहे। तो इसमें क्या क्या है,
कुछ दशाओं में शिक्षा का काम पाने के अधिकार में जो बनाया गया है मनरेगा। मनरेगा इसी के आधार पर है, इन्हीं दशाओं के आधार पर तो बनाया गया ये मनरेगा। इनको याद रखना है। मनरेगा की अनुच्छेद से संबंधित अनुच्छेद 41 और राज्य वर्ग, तो इसमें क्या बनाई गई है आयुष्मान योजना, जो इसी से संबंधित है आयुष्मान योजना। आरटी शिक्षा के लिए, आरटी जो अभी आपको बताई थी थोड़ी देर पहले, आरटी। ठीक है। अनुच्छेद 42 राज्य काम की मानवोचित दशाएं तथा न्याय संगत दशाओं का प्रबंधन करेगा। दशाएं, उसको काम मिल गया, उसको वेतन भी उतना ही मिल रहा है, लेकिन वे काम करने की दशाएं मानवोचित होनी चाहिए, घंटे निर्धारित होने चाहिए कार्य करने के लिए। वह इस प्रकार की प्रवृत्ति के न हो कि उसकी जान जा सके, और वह न्याय संगत दशाओं का प्रबंधन करेगा। ठीक। पॉइंट नंबर 2 इसी में डिफाइन किया गया है, प्रसूति सहायता का प्रबंधन करना। ये मनरेगा इसमें प्रसूति सहायता का प्रबंधन करना, पर इसके आधार पर जननी सुरक्षा योजना बनाई गई, आशा योजना बनाई गई। ठीक है। महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान करें। अनुच्छेद 43 न्यूनतम, सभी कर्मकारों के लिए न्यूनतम निर्वाह मजदूरी दर, शिष्ट जीवन स्तर सुनिश्चित करना। राज्य लघु एवं कुटीर उद्योगों को सहकारी आधार पर विकसित करेगा। तो इसमें क्या है, न्यूनतम निर्वाह मिनिमम वेजेज एक्ट है, मिनिमम वेजेज एक्ट। और शिष्ट जीवन स्तर मतलब जीवन उसका गरिमापूर्ण होना चाहिए, उसको ये ना लगे जिंदगी जीते हुए कि घृणा करे कि मैं क्या जिंदगी जी रहा हूँ, उसको एक जिंदगी जीने का एहसास हो, उसको एक अनुभव हो कि हाँ गरिमापूर्ण जीवन जी रहा हूँ। राज्य लघु एवं कुटीर उद्योग को सहकारी आधार, इसी के आधार पर 43B 57वां संशोधन 2011 किया गया, जिसमें अनुच्छेद 19(1) में सहकारी समितियां जोड़ी गई। कोई अगर क्वेश्चन आए कि सहकारी समितियां किस अनुच्छेद से संबंधित है, अनुच्छेद 43 और अनुच्छेद 19(1) इन दोनों को मिलाकर एक साथ पढ़ा जाए तो सहकारी समितियां इससे संबंधित है। और ये संशोधन कब किया गया, 57वां संशोधन 2011 में, इसको याद रखें। इसके बाद है अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44 जो अभी फिलहाल चर्चाओं में है, समान नागरिक संहिता यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड। इसके लिए तो पूरी अलग क्लास बन सकती है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता यूसीसी। ठीक है। इसमें बताया गया है कि सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा न कि किसी भी अलग अलग कानून के आधार पर। इसको तो याद रखना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और चर्चा में भी है, तो इसको किसी भी शिफ्ट में देखने को मिल सकता है, किसी भी एग्जाम में। नेक्स्ट पॉइंट, अनुच्छेद 45। अनुच्छेद 45 में है 86वां संशोधन 2002। राज्य 6 से 6 वर्ष तक के 6 से 14 है, 6 से 14 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के स्वास्थ्य एवं शिक्षा का उत्तरदायित्व निर्वहन करेगा। ठीक है। 86वां संशोधन 2002 जोड़ा गया था, जिसमें यह परिभाषा दी गई कि राज्य 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के स्वास्थ्य एवं शिक्षा का उत्तरदायित्व स्वयं निर्वहन करेगा। आपको बताया गया प्राइमरी स्कूल और माध्यमिक स्कूल इनकी दूरी कितनी होनी चाहिए। उसके बाद अनुच्छेद 46 राज्य अनुसूचित जाति व जनजाति तथा समाज के कमजोर वर्गों की शैक्षणिक व आर्थिक हितों को प्रोत्साहन देगा। अनुच्छेद 46 आरक्षण का प्रावधान किया गया है मूल अधिकारों। राज्य अनुसूचित जाति, उनको स्ट्रीमलाइन में लाने के लिए राज्य का यह कर्तव्य है कि वह उनके आर्थिक हितों को और शैक्षणिक हितों को प्रोत्साहन दे। अनुच्छेद 47 राज्य नशीली दवाओं व मदिराओं पर प्रतिबंध सुनिश्चित करेगा। हाईवे के पास से शराब की दुकानों को पीछे हटाया गया। ठीक है। वो इसी आधार पर उन पर प्रतिबंध लगा सकता है राज्य जब चाहे। नशीली दवाओं, पेय पदार्थों, मादक पदार्थों, इन पर जब चाहे प्रतिबंध लगा सकता है। उनकी बिक्री कहाँ होगी, ठीक है, उनकी बिक्री किस प्रकार होगी, इसके आधार पर पूरा एक संस्था बनाई हुई है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। ठीक है। वह उस पर जब चाहे प्रतिबंध लगा सकता है राज्य। उसके बाद अनुच्छेद 48 गाय, बछड़ा व दुधारू पशुओं की बलि पर रोक। वन्य जीवों तथा पर्यावरण का संरक्षण, ये इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 48 याद रखना है। वन्य जीवों तथा पर्यावरण का संरक्षण किस अनुच्छेद से संबंधित है, अनुच्छेद 48 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में बताया गया है। उसके बाद है अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण, जो अपने राष्ट्रीय महत्व के राष्ट्रीय धरोहर है, जिनसे गर्वित महसूस होता है कि ये राष्ट्रीय महत्व के स्मारक है, उनका संरक्षण करना। जैसे
अभी भी आप देखते होंगे पुराने कुछ किले हैं या कुछ इमारतें हैं, कुछ मीनारे हैं, उन पर कहीं कुछ भी उल्टा सीधा लिखा हुआ है या फिर लोगों ने ऐसे कुछ भी गंदगी फैला दी, वो सब गलत है। ऐसा नहीं करना चाहिए। एक स्वच्छ भारत की कल्पना हम सबको मिलकर एक साथ करें। राष्ट्रीय महत्व के स्मारक का संरक्षण। अनुच्छेद 50 लोक सेवाओं में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण। इम्पोर्टेंट आर्टिकल। एक लोकतंत्र के लिए, स्पष्ट लोकतंत्र के लिए न्यायपालिका जो एक न्यायिक संस्था है और एक कार्यपालिका जो एक कानून बनाने वाली संस्था है, ठीक है। इन दोनों का पृथक्करण होना चाहिए, ये दोनों एक दूसरे से अलग अलग होने चाहिए, ऐसा संविधान में डिफाइन किया गया अनुच्छेद 50 के अंतर्गत, याद रखना इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा की अभिवृद्धि व न्यायपूर्ण में सम्मानपूर्ण संबंध होने चाहिए। ये कोई नकाश, बस इसमें इतना याद रखना, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संबंध में अनुच्छेद 51। ये हो गए आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व कंप्लीट। इसमें बहुत ज्यादा और कुछ है नहीं, आपको ऐसे याद करना, और याद करने का तरीका आपको बताया गया है, डिफाइन करना। नेक्स्ट उसके बाद है मौलिक कर्तव्य भाग 4 में अनुच्छेद 51 क्या है में 1900, इन पर बस थोड़ा सा ये 4 लाइनें याद रखनी है, बहुत ज्यादा। अनुच्छेद 51 के 1976 में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर 42वां संविधान संशोधन जोड़ा गया। इसमें याद रखने योग्य मुख्य बिंदु क्या है, फैक्ट्स है बस। अनुच्छेद 51 के जिसमें मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं, तो क्वेश्चन बनेगा मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है, किस अनुच्छेद में, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 51 के है। किस समिति के आधार पर, कब, 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर। तो और उसके बाद किस संविधान संशोधन के द्वारा, 42वें संशोधन के माध्यम से। ये 3 क्वेश्चन आपके बनेंगे, वो याद रखना है। उसके बाद चौथा क्वेश्चन होगा, वो भी वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं। कुल मौलिक कर्तव्य 11वां नया जोड़ा गया था, 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना मौलिक कर्तव्य है, ठीक है। तो वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य है, 11, और 11वां क्या जोड़ा गया, 6 से 14 वर्ष। ये 86वां संशोधन हर जगह है, मूल अधिकार में भी, नीति निर्देशक तत्व में भी और मौलिक कर्तव्य, शिक्षा का इतना इम्पोर्टेंट है, शिक्षा पर इतना बल दिया गया है, ठीक है। और मौलिक कर्तव्य भी गैर न्यायोचित प्रकृति के हैं, इनको भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, ठीक है। इनकी प्रकृति कैसी है, गैर न्यायोचित है। अभी वर्तमान में 11 है, कब जोड़े गए, 51 के अनुच्छेद में, और 1976 में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर 42वां संशोधन। ये थे आपके मूल अधिकार भाग 3, नीति निर्देशक तत्व भाग 4, और मौलिक कर्तव्य भाग 4। ये आपके 2 भाग कंप्लीट हुए। अगर आपको पॉलिटी की फुल वीडियो जो करीब 5 घंटे की होगी और अनुच्छेदों को जोड़ के जैसी परिभाषा इसमें बताई गई है, ऐसी परिभाषा आपको चाहिए जिससे आपका अनुच्छेद याद रह सके, रटना ना पड़े। रटेंगे तो आपको एग्जाम में अनुच्छेद 19, 20, 21, 22 ये ऑप्शन मिलेंगे, और चारों ऑप्शन आपको सही उत्तर लगेंगे कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। रटोगे अगर, और अगर समझोगे तो आप एकदम से उसकी परिभाषा याद है वो किस प्रकार क्यों लाया गया, तो आप सही ऑप्शन को मार्क करेंगे, ठीक है, उसी का फायदा है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो उस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, बेल आइकन जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम तैयारी।